हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू आवर बैच ऑफ सी इंटरमीडिएट ऑडिट इन एथिक्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनफैक्ट रिवाइज कर रहे हैं सारे चैप्टर। और आज शुरू करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 एंड 7 देखेंगे आज अपन। 7 पार्टली, 6 कंप्लीटली। 6 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो प्राइमरली ऐसे 230 पर बेस्ड है। डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग पेपर में कोई फर्क नहीं होता है, पहली चीज ये समझ लें। जैसे कि आप क्लास करते हैं तो नोट्स बनाते हैं, वैसे ही ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो वो अपने नोट्स बनाता है। और ये नोट्स क्या कहलाते हैं? उसके डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर। जैसे कि आपके नोट्स में कई बार आप प्रिंट आउट निकाल के लगा लेते हैं, या आप कह लेते हैं भाई आजकल तो द्रोण चार्ट ब्रह्मास्त्र मिलते हैं तो नोट्स बनाने की खुद से ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे ही एक ऑडिटर के नोट्स में भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हाथ से लिखी हुई हो। कई बार मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले लेना, ईमेल के प्रिंट आउट्स निकाल के लगा लेना भी वर्किंग पेपर्स का पार्ट होता है। सवाल उसके लिए ये उठता है कि यार मैं वर्किंग पेपर अगर बनाऊं तो कितने डिटेल में बनाऊं। जैसे एक तरीका हो सकता है कि मैंने स्टॉक वेरीफाई किया तो मैंने वर्किंग पेपर बनाया कि जिसमें लिख दिया स्टॉक वेरीफाइड एंड फाउंड करेक्ट, बस। दूसरा तरीका, हमने स्टॉक वेरीफाई किया जिसका ये इस तारीख पर किया, इस आदमी ने किया, और जो स्टॉक वेरीफाई किया था उसके लिए ये स्टॉक शीट का प्रिंट आउट लिया और उसके अगेंस्ट में एक्चुअल स्टॉक इतना आया, डिफरेंसेस इतना है, रिकनसाइल ऐसे किया। तीसरा तरीका हो सकता है जिसमें मैं लिखूं कि भैया हमने स्टॉक वेरीफाई करने से पहले मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लिए जो अनेक्षर 1 में है, उसको हमने इवेल्युएट किया मैनेजमेंट से डिस्कस करके, जो मीटिंग हुई उसके साथ उसकी मिनट्स अनेक्षर 2 में है। फिर जब वेरिफिकेशन हमने किया तो इतनी तारीख पे इतनी बजे मैनेजमेंट के इन लोगों के ऑडिट के इन लोगों के साथ शुरू हुआ। चौथा, यही प्रोसीजर्स हमने लगाए वेरीफाई करने के लिए। पांचवा, इतनी सैंपल साइज हमने निकाली। छठा, ये सैंपल साइज ऐसे निकाली। सातवां, वेरिफिकेशन के ये आउटकम आए, डिफरेंसेस आए, रिकन्सिलिएशन, सब के अनेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में जो एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे आपको बताएगा कि आपको कब ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना है, कब कम। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। हालांकि पहला बहुत ब्रीफ है तो सेकंड और थर्ड कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एरिया विच यू आर चेकिंग। तो स्टैंडर्ड में आपको या इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या नहीं करना है, कितने सालों तक डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ेगा। अपन ने SQC 1 में देखा था, ऑडिट असाइनमेंट में 7 सालों तक रखना होता है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट कर लिया उसके बाद क्या आप बाद में उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वर्किंग पेपर फाइल कैसे बनाई जाती है, ऑडिट मेमोरेंडम क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होती है। एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर चैप्टर से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पूरा ऐसे 230 के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम में अगर आपको रेफरेंस देना है तो आप ऐसे 230 का रेफरेंस दे सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या दिया गया है? व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप एक जनरल सी चीज ध्यान रखना बेटा कि डॉक्यूमेंटेशन में अपन 3 चीजों को शामिल करते हैं। एक तो जो प्रोसीजर आपने लगाए, दूसरा उससे जो एविडेंस मिले, और तीसरा उससे आपने जो कंक्लूजन्स फॉर्म किए। प्रोसीजर, AP ऑडिट प्रोसीजर, AE ऑडिट एविडेंस, और तीसरा कंक्लूजन। वर्किंग पेपर, वर्क पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं। ये ऐसे साफ साफ कहता है कि जब आप ये स्टैंडर्ड लगा रहे हो तो आप ध्यान रखें कि हम ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने की, उसके कारण हमें ये स्टैंडर्ड देना पड़ा है जिससे हम समझा सकें कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। और ये ऑडिट टू ऑडिट आपको चेंज करना पड़ सकता है, अडेप्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि दूसरे एसेज में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो। अपन देखते हैं ना, कई सारे स्टैंडर्ड में दिया जाता है अलग से कि आप डॉक्यूमेंट करो कि भाई अगर आपको प्लान में चेंज करना पड़ा तो क्यों किया, कैसे किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो वो भी फॉलो करना होगा। और लॉ और रेगुलेशन में भी हो सकता है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको वो भी फॉलो करना है। अब आते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पे। एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना है। अब क्या होता है दोस्तों, ये ऑडिटर नहीं सर, ये तो सेल्स एजेंट लग रहा है। तो एक सेल्स एजेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर, एक सेल्स एजेंट का ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा कि वो माल बेच दे। तो ऐसे ही एक ऑडिटर जब डॉक्यूमेंट करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आज वो है एंटिटी में, हो सकता है कल ना हो।
तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट करे कि कोई भी एक्सपीरियंस समझदार आदमी डॉक्यूमेंट पढ़ के समझ जाए. दैट इज वाई a sufficient appropriate record of the basis of auditor's report and an evidence that audit was planned performed in accordance with SA's legal and regulatory requirement. ये कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसे देखे तो ये समझ जाए. क्या समझ जाए? नंबर 1 कि हमने में ऑडिट जो रिपोर्ट जो दी है, ओपिनियन दिया, हमारे पास उसका बेसिस है. यानी ऐसे हमने जो भी दिया है मन से नहीं दे दिया है, हमारे पास उसका बेस है. और दूसरा ये प्रूव करना कि एसेज और लॉज और रेगुलेशन जो एप्लीकेबल हैं वो फॉलो हुए हैं ऑडिट में, ताकि कोई हम पर उंगली उठाए तो ये हमारी सेफ्टी में काम आएंगे. व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? वही वाली बात है, वापस से नेचर पर्पस वही है कि हम बता सके कि हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट के अचीव किए और हमारे पास बेसिस है ओपिनियन देने का, और दूसरा कि हमने ऐसे लॉ रेगुलेशन के अनुसार किया. तो नेचर और ऑब्जेक्टिव सेम है, कोई फर्क नहीं है. चलिए, अब पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सबसे पहले ये असिस्ट करता है टीम को ऑडिट प्लान और परफॉर्म करने के लिए. सारी चीजें लिखी हुई रहेगी तो आपको पता रहेगा आपने क्या क्या कर लिया और क्या करना बाकी है. ये सुपरवाइजर को मददगार होगा वर्क को रिव्यू डायरेक्ट सुपरवाइज करने के लिए. इससे ये एस्टैब्लिश होगी कि किसने क्या काम किया है, तो कौन किसकी जिम्मेदारी ले रहा है. अगले साल के ऑडिट्स में डेफिनेटली रेफरेंस के रूप में काम आ सकता है. क्वालिटी कंट्रोल का SQC1 कहता है आपको क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना होता है, इंस्पेक्शन कराने होते हैं, तभी हो पाएंगे जब डॉक्यूमेंटेशन. और कभी आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हुए किसी लॉ के अंतर्गत, जैसे कि नफरा एक बॉडी होती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको डाउट होता है कि कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो उसके वर्किंग पेपर मंगा के चेक कर सकती है. C&AG कई बार वर्किंग पेपर चेक कर लेता है अगर उसने गवर्नमेंट कंपनी में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया. तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ये सब में मददगार है. तो अगर आप देखेंगे बेसिकली तो आपको इससे दो ही चीज़ें समझ में आएगी. एक, ब्रॉडली पर्पस ये है कि भाई हमने काम सही से किया है ये प्रूव करना, लोगों के काम को रिव्यू करना, क्रॉस चेक करना, किसको जिम्मेदार ठहराना है किस चीज़ के लिए वो बताना. और दूसरा हमारे लिए एक डिफेंस है, ये एक ढाल की तरह काम करेगा. हम पर कोई इंक्वायरी होगी या कुछ रिव्यू हमारा होगा किसका, CA फर्म का, तो हम प्रूव कर पाएंगे हमने काम अच्छे से किया. अब अगला पॉइंट आता है, व्हाट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. फॉर्मेट का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मेट मतलब कैसे आप मेंटेन करोगे. आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो, ओरल कर सकते हो, प्रिंटेड कर सकते हो. तो देखो ओरल डॉक्यूमेंटेशन चलता नहीं है क्योंकि रिव्यू करने में बहुत दिक्कत होती है, तो प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है. कंटेंट का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है. और एक्सटेंट का मतलब कितना ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए. So in order to understand, the auditor will prepare documentation so that an experienced auditor with no previous connection can understand the nature, timing, extent of audit procedure, the results of audit procedure, that is the audit evidences obtained, and the conclusions and judgment reached. 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है. कितनी करना है कि कोई आदमी जो एक्सपीरियंसड है पर ऑडिट से जुड़ा हुआ नहीं है वो आके रिव्यू करे तो देख के ही समझ में आ जाए कि क्या प्रोसीजर लगाए थे, एविडेंस कैसे आए, कंक्लूजन कैसे बनाए. प्लस ध्यान रखें कि जब आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करोगे तो अपने को 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंसेस उससे जो मिले, और कंक्लूजन. उसमें से जब नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करोगे तो आप सबसे पहले ये बताना कि आपने क्या चीज़ को टेस्ट किया था, क्या चीज़ को चेक किया था. इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम टेस्टेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आइटम चेक करी है, उदाहरण के तौर पे स्टॉक, तो आपने स्टॉक का क्या चेक किया है, क्वांटिटी चेक करी है या कंडीशन भी चेक करी है, या कॉस्ट और वैल्यूएशन भी चेक किया है. तो डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ दिखना चाहिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किस आइटम की आपने चेक की है, पहला. दूसरा, किसने और कब चेक किया है, तो टाइमिंग आना चाहिए और जिन लोगों ने किया है कि बाद में कभी जिम्मेदारी उठानी पड़े किसी के ऊपर तो हम बता सकें.
और उसके वर्क को रिव्यू करना होता है पार्टनर के द्वारा, ऐसे 220 में देखा था। तो हु रिव्यूड एंड देन व्हेन वाज इट रिव्यूड एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, कितना डिटेल में रिव्यू किया था। तो प्रूफ है कि भैया हाँ सीनियर ने भी देख लिया एम्प्लॉय का काम, तो काम पूरा हुआ। इसके अलावा कई बार आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं, तो अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर पे आपका डिस्कशन हुआ है तो उसे भी डॉक्यूमेंट कर ले। किसके साथ? मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी या कोई भी दूसरे। दूसरे लोग कौन हो सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। ये कितना डॉक्यूमेंट करोगे वो मैटर डिपेंड करेगा, नेचर कितना है उस मैटर का जो डिस्कस किया गया है, क्या है और किसके साथ डिस्कस हुआ है। तो नेचर यानी कि बहुत रिस्की मैटर है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, कम रिस्की है तो कम, ऐसा। और फोर्थ मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट करना। अगर कभी भी आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मिली है तो आपने कैसे उसे रिजॉल्व किया है। इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है? डेटर से कंफर्मेशन मांगने पे वो कहता है कि भैया मुझे 5 लाख देना है पर मेरी बुक्स में 6 लाख रुपए लेना आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंसी है, यानी दो सोर्स से अलग अलग रिजल्ट निकल रहे हैं। तो आपने कैसे सॉल्व किया? या तो ये रिकनसाइल हुआ होगा या डिफरेंस पता पड़े होंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन में आना चाहिए। तो अगर आपसे पूछते हैं फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट कैसा होना चाहिए, तो ऐसा कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ये देख सके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स जो आपने लगाए, एविडेंस जो आपने गैदर किया और कंक्लूजन फॉर्म किया उसका क्या बेसिस है। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको चेक करना है या इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या किया जाए, क्या आइटम आपने चेक करी, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए, देन किसने चेक करी, कब चेक करी, किसने रिव्यू करी, कब रिव्यू करी। जो भी डिस्कशन मैनेजमेंट TCWG या दूसरों के साथ हो रहे हैं वो डिस्कशन की मीटिंग के मिनट्स डॉक्यूमेंट करो अगर सिग्निफिकेंट मैटर है। और इनकंसिस्टेंसी कोई भी निकल के आई है तो उसे डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट क्या करना है उसको डिसाइड करती है। फैक्टर्स, नॉट फैक्टर्स, दीज आर बेसिकली नेचर, टाइमिंग और फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर जो आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि डॉक्यूमेंटेशन कितना ज़्यादा डिटेल्ड करें, तो ये वो फैक्टर्स हैं दोस्तों जो मदद करेंगे आपको ये डिसाइड करने में कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको कम डॉक्यूमेंटेशन से काम होगा या ज़्यादा डिटेल में करना पड़ेगा। आप बताइए डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज़ का कम ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखता हूँ। डेटर आप चेक कर रहे हो तो आपके पास लेट्स से प्रोविजन, सिंपल और सिंपल कर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल का प्रोविजन आपको चेक करना था मार्च के महीने का, क्योंकि बिल अप्रैल में आया, पेमेंट अप्रैल में हुआ, तो मार्च में आउटस्टैंडिंग है, प्रोविजन बना। आपके पास 2 तरीके चेक करने के। अगर आपका ऑडिट खत्म होते होते अप्रैल एंड हो गया है तो आपके पास बिल आई गया होगा, तो आप उसी से देख लो प्रोविजन का अमाउंट सही है या नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप ये देख लो कि भैया पिछले साल मार्च में कितना बिल था, इस साल मार्च में कितना है, पिछले साल फरवरी में कितना था, इस साल फरवरी में कितना है, जनवरी में क्या था, इस साल क्या है। इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा लास्ट ईयर का और करंट ईयर का बिल कितना रहता है मार्च में और क्या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इस साल प्रीवियस ईयर से हुआ है। उस हिसाब से मार्च का एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं, इसे प्रोवाइड फॉर कर सकते। तीसरा तरीका हो सकता है कि हम यूनिट्स कंज्यूम देख ले कि 31 मार्च पे जाके मीटर पे देख ले कि कितने यूनिट कंज्यूम हो गए। फेब्रवरी के बिल में दिया हुआ होगा क्लोजिंग मीटर, तो इससे टोटल नंबर ऑफ मीटर होता है ना, आप रीडिंग लेते हो ना मीटर में, तो उससे आ जाएगा कि मार्च महीने में कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, हमें मालूम है एवरेज रेट पर यूनिट क्या है, मल्टीप्लाई करके उतना प्रोविजन बना दें। ये तीनों तरीकों से आप चेकिंग कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑडिट लेट खत्म हो रहा है तो पहला तरीका, मीटर की रीडिंग अगर नहीं ले पाए तो दूसरा तरीका, और रीडिंग ले लिए तो तीसरा तरीका। इन तीनों में मुझे बताओ दोस्तों, चैट के अंतर्गत रुका हूं मैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन, लंबा डॉक्यूमेंटेशन इन तीनों में या इन तीनों में सबसे छोटा डॉक्यूमेंटेशन किस केस में? सबसे कम शब्दों में आप किस केस में डॉक्यूमेंट कर पाएंगे, बताएं।
बताइए, फिर ही आगे बढ़ेंगे। आसान सवाल है कि जवाब सही देने के लिए कोई तारीफ नहीं होना चाहिए, जवाब देने की तारीफ है बस। वेल डन बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, साहिल भाई ने जैसे कहा है कि अप्रैल में सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन होगा अप्रैल वाले प्रोसीजर में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपने बिल देखा, मैच हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो कि भैया लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या है, कितना इंक्रीज है प्रीवियस मंथ्स में करंट ईयर में, उस हिसाब से मार्च के महीने में इतना बढ़ेगा, तो ये पूरी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में जस्टिफाई करना पड़ेगी कि ऐसा ऐसा करके कंक्लूड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड करा? ये एक्चुअल में डिपेंड किया कि आपने ऑडिट प्रोसीजर कैसा लगाया। उस ऑडिट प्रोसीजर से जो कंक्लूजन आपको मिले वो अपने आप में ऑब्वियस थे या समझाने की जरूरत पड़ रही? जैसे अप्रैल वाले डॉक्यूमेंटेशन या अप्रैल वाले केस में इट वाज ऑब्वियस, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोविजन में सिर्फ क्या चेक करना है, चेक यूजिंग बिल सीन और चेक्ड बाय वेरीफाइंग द एक्चुअल बिल रिसीव्ड इन अप्रैल, खत्म। पर डेफिनेटली क्या हुआ होगा, अगर आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाला होगा लास्ट ईयर करंट ईयर करके, तो हो सकता है आपने जो देखा हो, मैनेजमेंट ने जो बनाया उसमें थोड़ा फर्क हो, तो फिर आपको रीजनिंग भी लेना पड़ेगी कि भाई ये डिफरेंस क्यों है, वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर उनका आंसर एकदम से मैच ही नहीं करेगा, एकदम ऑब्वियस नहीं आएगा। ये कहते हैं कि फैक्टर्स जो आपके डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं, कई बार आप एक छोटा सा वन वर्ड डॉक्यूमेंटेशन में काम हो जाएगा, कई बार बड़ा लंबा करना पड़ेगा। ये प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले ये एंटिटी पे डिपेंड करेगा, उसके बाद ये आपके ऑडिट प्रोसीजर जो आपने लगाया उस पर डिपेंड करेगा, फिर ये उस आइटम पे डिपेंड करेगा जिसे आप चेक कर रहे हो कि वो कितनी रिस्की है, फिर ये डिपेंड करेगा कि जो ऑडिट एविडेंस आपको मिला है वो आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब उस ऑडिट एविडेंस का इम्पोर्टेंस कितना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, कभी आपकी इच्छा हो तो जवाब देना। आपके पार्टिसिपेशन डिसाइड करेंगे आगे और कितने क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आपकी कंपनी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनका ऑडिट ब्रांच ऑडिटर कर रहा है। सारे ब्रांच ऑडिटर ने अपनी अपनी रिपोर्ट आपको भेज दी है। टोटल ऐसी 10 ब्रांचेज हैं। 8 ब्रांच के ऑडिटर ने जो रिपोर्ट भेजी है वो अनमॉडिफाइड क्लीन रिपोर्ट है। एक ब्रांच के ऑडिटर ने रिपोर्ट भेजी है जिसमें बहुत मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, जो कंपनी एज अ होल के लिए भी मटीरियल है। और एक ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट भेजी है जिसमें मिसस्टेटमेंट है, पर उसके मिसस्टेटमेंट उसने रिपोर्ट क्वालिफाई की है, पर वो ब्रांच लेवल पे मटीरियल है, पर कंपनी एज अ होल पे मटीरियल नहीं है। इनमें से आपको अपने वर्किंग पेपर में कौन सी रिपोर्ट रखना चाहिए? 10 की 10 ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट रखना चाहिए, या सिर्फ 2 ऑडिटर की जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करी है या मॉडिफाइड रिपोर्ट दी, या फिर एक ऑडिटर की जिसके मटेरियल मॉडिफिकेशन? किसकी रिपोर्ट आप बताइए डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहोगे, सारी मॉडिफाइड या मटेरियल मॉडिफिकेशन फॉर एच? तो ये अपने आप में क्या है, ये फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तो दोस्तों, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट आपको रिसीव हो गई है, और अगर वो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो आपका उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया, आपने देख लिया। तो आप वो पूरी रिपोर्ट अपने वर्किंग पेपर में नहीं भी रखोगे तो चलेगा, पर आपको लगता है कि उन ब्रांचेस में से कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा मटेरियल है और उसकी रिपोर्ट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, भले ही मॉडिफाइड हो या अनमॉडिफाइड, तो वो वाली आप रख लीजिए। पर जिनमें मिसस्टेटमेंट आया है वो तो आपको रखना ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिसस्टेटमेंट आया है मतलब ब्रांच ऑडिटर बोल रहा है वहाँ कुछ गलत है,
तो ये सवाल फिर कंपनी ऑडिटर से या स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर से पूछेंगे कि भैया उसने गलत बोला तो तूने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं डाला, तो वो वाली तो आपको फॉर श्योर क्या करना चाहिए, मेंशन करना ही चाहिए या रिपोर्ट में रखना चाहिए। प्लस उस पर आपको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए कि उसके मिसस्टेटमेंट को क्यों आपने मटीरियल मान के नहीं दिया या मटीरियल मान के दिया। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन दो चीज़ों पे डिपेंड और करता है, एक तो जो आपको एविडेंस मिला है उसका इंपॉर्टेंस कितना है, और अगर एक्सेप्शंस यानी कि डिफरेंसेस मिले बुक्स में और एविडेंसेस में, इनकंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो, तो वो किस तरह के हैं और कितने ज़्यादा हैं उस पर भी डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करेगा। कई बार कोई चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अगर आपको ब्रांच ऑडिटर की मॉडिफाइड रिपोर्ट मिली और आपने वो मॉडिफिकेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी दे दिया है, तो आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी मॉडिफाइड रिपोर्ट ही प्रूफ है कि आपने ब्रांच ऑडिटर के मॉडिफिकेशन कंसिडर कर लिए, पर उसके मॉडिफिकेशन आपने कंसिडर नहीं किया ये कह के कि कंपनी एज होल पे मटेरियल है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने क्यों से मटेरियल माल के कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस क्या था कि ब्रांच ने रिपोर्ट मॉडिफाई की है तो आप भी करो, पर आपने मटेरियलिटी के आधार पे नहीं की, तो ये ऑब्वियस नहीं है जब तक आप कहीं लिखोगे नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं करोगे। जो आदमी आपके वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, वो यही सोचते रह जाएगा यार ब्रांच ऑडिटर के ये कमेंट्स को क्यों रिपोर्ट नहीं दिया। एंड देन फाइनली मेथडोलॉजी और टूल्स आपने क्या यूज़ किए हैं, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ किए तो हो सकता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम हो, बट मैनुअल चेकिंग करी है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो सकता है। तो याद कैसे करेंगे सर, तो देखो इसमें ऐसे याद रखना, सबसे ऊपर कौन होता है, एंटिटी। फिर एंटिटी में अपन क्या लगाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर। किस पे लगाते हैं, आइटम पे। उससे क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंस। कई बार उससे क्या निकलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन निकलते हैं तो क्या ऑब्वियस है रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या नहीं होगी, अगर है ऑब्वियस तो कम डॉक्यूमेंटेशन होगा, नहीं है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगा। और इन सब के बाद आपको क्या डिपेंड करना है, आपने टूल्स या ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या मेथड्स यूज़ की। आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हो ऑडिट प्रोसीजर, टूल्स और मेथड्स। ऐसे आपको याद इस तरह से हो जाएगा कि टॉप से शुरू करो, एंटिटी, फिर लगाए प्रोसीजर, किस पे लगाए आइटम, उससे मिले ऑडिट एविडेंस, उसका सिग्निफिकेंस, फिर एक्सेप्शन आए तो ऑब्वियस है डॉक्यूमेंटेशन, मिस स्टेटमेंट रिपोर्ट किया है तो ऑब्वियस है, नहीं है तो अनऑब्वियस है। ऐसा। चलिए अगला सवाल, कुछ तरीके बताओ ना सर डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है। अरे यार तुम पूछो और मैंने बताऊं, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे तरीके। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है कि ऐसा फॉर्मल आप करोगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाओगे उसमें लिखोगे, कोई भी फॉर्म का हो सकता है। जैसे कई कंपनियां चेकलिस्ट बना देती है, कई सीए फर्म चेकलिस्ट बना देती है और अपने आर्टिकल एम्प्लॉइज को बोल देती है बस जाओ इसको चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, सब पे टिक लग गया, ये एक प्रूफ है कि हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाए ये सारे और एविडेंस गैदर किया। ऑडिट प्रोग्राम भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। इनफैक्ट कई सीए फर्म ऐसा भी करती है, डिटेल प्रोग्राम बना देती है, सारे आर्टिकल्स एम्प्लॉइज को दे देती है और बोलती है ऑडिट करते जाओ, जैसे जैसे होते जाए वहाँ के सामने लिखते जाना, हमने चेक किया, इस तारीख को किया, ये सैंपल साइज, ऐसे कॉलम डाले हुए हैं, सब लिख देना, तो उसी में काम हो जाएगा। मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमो रिकॉर्ड्स, इसका मतलब रफ रिकॉर्ड, जो कई बार आप मैनेजमेंट को क्वेरी लिस्ट भेजोगे, ये सब भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। आपने कोई एनालिसिस किया हो, जैसे कि अपने बिजली के बिल का प्रीवियस ईयर करंट ईयर से कंपेयर करके, वो हो सकता है। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसकी समरी जरूर डॉक्यूमेंट करें, नरेटिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में। कई बार आप ईमेल करस्पॉन्डेंस या मेल करस्पॉन्डेंस करोगे सिग्निफिकेंट मैटर की मैनेजमेंट के साथ, वो उसके प्रिंट आउट भी लगा सकते। एंटिटी के रिकॉर्ड्स भी क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कॉपी ऑफ एंटिटी रिकॉर्ड भी ली जा सकती है, क्या जरूरी है लेना, नहीं। जैसे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट में आपको लगा सबकी रिपोर्ट रखना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम उसी लॉजिक पे कि आपने कभी कंपनी के फिक्स एसेट रजिस्टर से फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे फिक्स एसेट रजिस्टर का प्रिंट आउट अपने वर्किंग पेपर में लगाना है, ट्रक भर के वर्किंग पेपर बना के नहीं लाना है अपने को वहां से। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखें कि हमें इस कंपनी के रिकॉर्ड्स पूरे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको लग रहा है वो सिग्निफिकेंट है, बाद में चेंज हो सकता है, फ्रॉड है, तो रख लो, नहीं तो मत रखो। ऐसे भी आपको ये बताना है कि आपने प्रोसीजर क्या लगाया, एविडेंस क्या हुए, कंक्लूजन क्या थे, रादर देन बस उसकी फोटो कॉपी रखना है। हालांकि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्या आपके कोई ड्राफ्ट ऐसे वर्किंग पेपर थे जो बाद में आपने सुपरसीड कर दिया, यानी कि पुराने वाले आपने कैंसिल करके नहीं कर दिया? होता है ना, कई बार अपन ने एक सोल्यूशन बनाया, गलत हुआ तो कट करके नया बना दिया, तो
पुराने वाला सोल्यूशन आप रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नहीं बताना है आपको कि हमसे गलत से सही हुआ है, जो सही है आपने वो चेक किया। तो पुराने वर्किंग पेपर जिस पे अब आप रिलाई नहीं कर पा रहे हो और जिसको आप कैंसिल कर रहे हो, आप उसे छोड़ सकते हो। कहीं आपने सोचा था कि चलो ऐसे काम करते चेक करते, पर फिर आपने बोला फालतू है, कोई मतलब नहीं। बिजली के बिल का प्रोविजन आपने पहले सोचा था कि अपन लास्ट ईयर करंट ईयर ये सब मेहनत करेंगे, वर्किंग शुरू भी करी, फिर आपने बोला अरे बिल ही आ गया है तो वही चेक कर लेते हैं, तो ये कोई काम का नहीं है, तो इसे भी खत्म कर। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स। कई बार ऐसा होता है कि आपने मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया, उसमें कुछ गलतियां निकली तो आपने बताया, उन्होंने सही करके दे दिए, तो आप फाइनल वाले भी रख लोगे अपने पास तो काफ़ी। कई बार डुप्लीकेट्स होंगे, कई सारी चीज़ों की आपने दो दो कॉपियाँ ले ली है, फोटो कॉपी डबल हो गई है, वो सब हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया है तो रखना ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन अपन कब करें, तो ये बता रही है ना घड़ी, इससे समझ जाओ टाइमली बेसिस पे करना है। तो वी हैव टू डू टाइमली प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो समय पे बन जाएंगे, पहला फ़ायदा। ए ऑडिट की क्वालिटी बेहतर होगी। क्यों क्वालिटी क्यों बेहतर होगी? आह 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 आह। ऑडिट की क्वालिटी क्यों बेहतर होगी? मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर तुम रोज की पढ़ाई रोज करोगे तो तुमको लगता है कि तुमको क्लास से बेहतर आउटपुट मिलेगा? तुम्हारी पढ़ाई बेहतर क्वालिटी की होगी। क्या होता है बेटा, जब कोई चीज़ आपको डिले करते हो ना, तो आप भूल जाते हो, चीज़ें रह जाती है, रहती है तो आपकी पॉसिबिलिटी चीज़ें छूटने की बढ़ेगी, तो क्वालिटी खराब होगी। देन इट फैसिलिटेट्स गुड रिव्यू। तो अगर समय पे डॉक्यूमेंट होगा तो आपका जो मैनेजर भी है ना, वो समय पे आगे रिपोर्ट को क्या कर पाएगा, फाइनलाइज करने से पहले आपकी चीज़ों को देख पाएगा, तो टाइम से रिपोर्ट भी इशू। और आप जितना लेट बनाओगे वो उतना इनएक्यूरेट होगा। ये टाइमली प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के फायदे। ऐसे कहता है कि इन सब के बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे किए उसको ये फोल्डर जैसा दिख रहा है ना, वैसी फाइल बना लो। देखो एक एक पिक्चर कितना सोच के बनाया गया है, यूज़ किया गया है ड्राइंग चार्ट। तो ये क्या है, ये एक फोल्डर या एक स्टोरेज मीडिया है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कैसा भी, जिसमें जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक एंगेजमेंट के हैं वो पूरे फाइल करके आपने एक उसमें रख दिया। इससे क्या फायदा होगा, एक बार आपकी फाइल कंप्लीट हो गई ना, फिर उसे रिबन बांध के, ऐसे रस्सी बांध के पैक करके रख देते हैं, ताकि कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे। आपने सुना होगा जैसे कोर्ट में कोई केस वेस लगते हैं, तो उसमें जब सुनवाई हो जाती है, उसके बाद में जब कोर्ट केस क्लोज हो जाता है, या पुलिस के पास कोई एफआईआर होती है, सुनवाई हो जाती है, वो एफआईआर अपनी कोर्ट में जमा कर देते हैं, अपनी पूरी तहकीकात करके चार्जशीट जमा कर देते हैं, उसके बाद में वो केस क्लोज कर देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, क्लोज, और वो फाइल रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है केस कभी बाद में दोबारा खुले तो उसको वो यूज़ करना पड़े। तो कहानी यहाँ पे ऐसी है दोस्तों कि आपको वर्किंग पेपर फाइल्स भी बना के क्लोज कर देना चाहिए। इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट पेपर फाइल्स। अपन ने SQC1 में देखा था कि ऑडिट खत्म होने के 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद आप फाइलिंग का काम कर सकते हो। एविडेंस आपको पहले गैदर करने हैं, बट फाइलिंग यानी मतलब क्या हो गया, सॉर्टिंग, कंपाइलिंग, डिस्कार्डिंग एंड यूज डेटा, ये 60 डेज में कर लो। इसमें कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगेगा, कोई नए कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव इसमें नहीं कर रहे हैं, बस आप इसको इकट्ठा कर रहे हो। एक बार वर्किंग पेपर फाइल आपकी बन गई है, उसके बाद में आप उसमें से कोई डेटा ना निकालोगे ना कुछ करोगे, ये फाइनल हो गया, आपको ऑडिट अब खत्म करो, ताकि इसकी एक जेन्युइनिटी बनी रहे। और SQC1 कहता है ऑडिट के केस में 7 साल तक आपको इसको रिपोर्ट को मेंटेन करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल बना दी, उसको क्लोज कर दिया, साइड में रख दिया, बाद में ऑडिट पूरा हो गया, रिपोर्ट इश्यू हो गई, वर्किंग पेपर फाइल बन गई, फिर आपको कंपनी में कोई फ्रॉड के बारे में पता पड़ा। सब्सिक्वेंट इवेंट अभी अपन डिस्कस करेंगे, जिस कारण से आपको आपके ऑडिट जो रिपोर्ट दे चुके हो वो रिपोर्ट विड्रॉ करके रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, उस पर और प्रोसीजर लगाना पड़े, तो आपको वर्किंग पेपर फाइल में भी चेंजेस करना पड़े। तो अगर चेंजेस वर्किंग पेपर फाइल में करना है तो ये कब हो सकते हैं? दीज चेंजेस कैन बी डन आफ्टर द ऑडिट फाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, बट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जिस कारण से ये बदलाव करना पड़ सकता है, अदरवाइज आप कोई चेंजेस नहीं करो।
तो चेंजेस यहाँ पे जो बात हो रही है वो कब हो रही है? फाइनल असेंबली प्रोसेस के दौरान, यानी वर्किंग पेपर फाइल बनने से पहले। तो आप बताइए, जब वर्किंग पेपर फाइल कंप्लीट हो रही है उस समय आप क्या क्या तरह की चीज़ें कर सकते हो? तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, चेकलिस्ट साइन कर सकते हो, एक बार वापस रिकन्फर्म कर सकते हो अपनी टीम से कि भैया ये डॉक्यूमेंट काम के नहीं है, ये सब। चलिए आगे स्टैंडर्ड कहता है, यू हैव टू डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। सिग्निफिकेंट मैटर यानी जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा था, उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करिए। कि रिस्क ज़्यादा है तो चांस है कि ये मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो आपने कैसे ऑडिट प्रोसीजर को रिवाइज करके अपना रिस्पॉन्स चेंज किया। कोई प्रोसीजर लगाने में आपको डिफ़िकल्टी आई है और क्या आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी है। जहाँ जहाँ प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करने की बात हो रही है तो फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएगा। आप जजमेंट में ये एक्सप्लेन करो कि आपका जजमेंट की क्वालिटी कैसे आप मान रहे हो अच्छी है। जिन्होंने रिव्यू किया है डॉक्यूमेंटेशन, वो स्पेसिफिकली बताएंगे कि हमने ये स्पेसिफिशियल जजमेंट्स भी रिव्यू किए, और प्रोफेशनल जजमेंट के आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरह के या कैसे करना पड़ सकते हैं। तो जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट है आपको लॉजिक डॉक्यूमेंट करना है कि ऑडिटर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, प्लस रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। और जो डॉक्यूमेंट आपने असेस किया है, जिसे आपने पहले अनऑथेंटिक माना था उसे बाद में ऑथेंटिक माना है, तो कैसे माना है। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको बोला गया है कि भैया सिग्निफिकेंट रिस्क है या सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करना है, कैसे करना है। इन सब के बाद में एक कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बनती है, ये क्या। तो दोस्तों आप जैसे नाम देख रहे हो ऐसे आपको समझ में आएगा। कंप्लीशन मेमोरेंडम मतलब क्या है? जब आपका ऑडिट पूरा हो जाता है उसके बाद हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार मेरा ऑडिट तो हो गया बढ़िया, पर अब अगले साल जब मैं ऑडिट करूंगा ना तो इस साल के ऑडिट से मैंने कई चीज़ें सीखी है। जैसे कि इस कंपनी में मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि यार कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। कंपनी बेसिकली लेट्स से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है और कई कॉन्ट्रैक्ट एक साल से ज़्यादा में रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड करना कितना रिकॉर्ड होगा इस साल अगले साल, वो बड़ा ही पेचीदा काम है, उस पर बहुत एफर्ट लगता है। तो पहले वो चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पे फिर कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने आपके क्लास के साथ कोई चैप्टर पढ़ा अच्छे से, टेस्ट के लिए रिवाइज किया, और आपको लगा यार इसमें ये प्रॉब्लम मुझे कम समझ में आए या ये डिफिकल्ट है या याद करने का इशू है, तो आपने एक डायरी बना ली छोटी सी, और उसमें आपने हर चैप्टर के आपके मेजर ऑब्जर्वेशन लिख दिए, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे तो आप उन ऑब्जर्वेशंस को पिक करोगे और उन चीज़ों पे उतना फोकस करोगे। दिस इज नोन एज अ कंप्लीशन मेमोरेंडम और एन ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन समरी। इससे क्या फ़ायदा है या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा? सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट में मिले, कैसे आपने एड्रेस किया, इसकी मदद से आप क्या कर पाओगे दोस्तों? रिव्यू इंस्पेक्शन होगा लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑडिट का, सिग्निफिकेंट मैटर बता पड़ेंगे, और क्या कोई इंडिविजुअल ऐसे है जो आप अचीव नहीं कर पाए हो या कोई दिक्कत आपको आई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, वो सब आप यहाँ लिखोगे, यानी सिर्फ रिस्की मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर। तो ये आपको इस साल के ऑडिट में और आगे के सालों के ऑडिट में काम देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपकी ओनरशिप है, अनलेस लॉ मांगे आपसे, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इच्छा पे आप किसी को उसकी कॉपी देना चाहें तो दे सकते हैं, पर ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी को कॉपी दे रहे हैं तो सोच समझ के देना। ऐसा नहीं हो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसे पता पड़ जाए या क्रेडिबिलिटी पे आपके इशू आ जाए, एज एन इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट आपकी ब्रीच हो जाए। और ये आपका पूरा स्टैंडर्ड है दोस्तों। चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट है। कुछ चीज़ें 230 में नहीं है जैसे कंप्लीशन मेमोरेंडम वगैरह, पर चैप्टर में, इसलिए आपको इंटरमीडिएट में ऐसे वाइज नहीं पढ़ाते, चैप्टर वाइज चलता है, मॉड्यूल से चलता है।
एग्जाम में आप इसे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर नंबर 6 से। तो ये एक अपने आप में फर्टाइल एरिया है, छोटा सा है, सिंपल है और बढ़िया। ये आपको 3 से 7 मार्क तक दिलवा सकता है डिस्क्रिप्टिव 70 में से। मस्त। किसी के कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अब चैप्टर 7 पे आप, जिसमें हमें क्या क्या कवर करना है। ये जितने सारे एसेज दिए हुए हैं ये सब इसी सीक्वेंस में कवर होंगे। सबसे पहले देखेंगे ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। बिफोर आई कम टू दैट, यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। पूछे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट आपको क्विकली समझा देता हूं क्या है स्टैंडर्ड। देखो 31 मार्च 2024, ठीक है। ये क्या है? लड़की वाले देखने आए। आपको देखने आए, लड़की वाले मिलने आए। 30 अप्रैल 2024 को उनका जवाब आया कि लड़का चलेगा। लड़की वाले कॉल्ड कि लड़का पसंद है, चल जाएगा। पाऊ जी बहुत खुश हो गए, बोले वाह लड़का पसंद आ गया किसी को। लड़के को बोला फटाफट हाँ बोल दे। लड़के ने बोला 1 महीना उन्होंने लिया, 1 महीना मैं लूंगा। 31 मई 2024 को लड़के ने हाँ कर दी। और अब दोनों परिवार के लोग अब संबंधी बन गए हैं और ये लड़का लड़की परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। 30 जून को इन्होंने वेडिंग कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। और फाइनली 30 सितंबर को गोधूली बेला में फेरे होने वाले। मेरा आपसे सवाल यह है दोस्तों, लड़की वालों ने यहाँ पे हाँ बुलाए, लड़के ने यहाँ हाँ बुलाए। यहाँ पे लड़की वाले लड़के वाले को सिर्फ देखने आए थे और यहाँ पर पत्रिकाएं वितरण शुरू हो गया है। और इधर अग्नि को साक्षी मानते हुए इन्होंने परिणय सूत्र में लड़का लड़की फेरे लेके बंधने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक छोटा सा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि बताइए लड़के को लड़की के बारे में तहकीकात कब तक करना चाहिए? लड़के को लड़की के बारे में तहकीकात कब तक करना चाहिए? तहकीकात मतलब इसके बारे में खबर कब तक निकलवाना चाहिए? भैया लड़की सही है नहीं है क्या है? अप्रैल मई जून सितंबर कब तक? बताओ बेटा। सितंबर तक। अच्छा लगेगा क्या कि अपन पत्रिका बांटने जा रहे हैं और हमने बोला अरे दोस्त शादी पक्की हो गई है, स्वीटी को अपन ने
जैसे हमने बोला स्वीटी के साथ हमारी शादी, और उसने बोला अच्छा स्वीटी के साथ, हम बोला हाँ भाई। फिर हमने उससे पूछा क्यों जानता है, कि उसने बोला हाँ। फिर अपन ने बोला यार और बताना सही तो कर रहे हैं क्या। अबे ऐसे अच्छा लगेगा कि तुम जा जाके सबसे पूछ रहे हो कि अपनी इससे पक्की हो गई हो, पत्रिका बांटते समय पूछ रहे हो सही जगह करी कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार, मालूम बड़ा फेरे हो रहे हैं, उससे पहले भी अपन ने पूछ लिया उसके घर वालों से सब सही तो चल रहा है, उसकी कजिन से पूछ लिया अरे हम सही तो कर रहे हैं, तेरी बहन सही तो है रे। कैसी बातें कर रहे हो यार। बेटा एक बार तुमने 31 मई को हाँ कर दी, उसके बाद बी अ मैन एंड बी फर्म ऑन योर डिसीजन। बस यही है सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट में बेटा ये आपकी बैलेंस शीट डेट है। अब ये समझ लीजिए लड़की मैनेजमेंट है, आप ऑडिटर हो। 31 मार्च आपकी बैलेंस शीट डेट है। इस तारीख पर मैनेजमेंट ने अप्रूवल कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इस तारीख पे ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी है। 30 जून को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर में सर्कुलेट हो गई है, और 30 सितंबर को एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होने वाले। मैनेजमेंट कब तक चेक कर सकता है लड़के के बारे में, तो मैनेजमेंट करेगा 30 अप्रैल तक। इसे बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और बैलेंस शीट डेट। मैनेजमेंट AS4 में इसे इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बोलता है, पर अपन ऑडिट पढ़ रहे हैं अभी। ऑडिटर कब तक चेक कर सकता है, जब तक उसने रिपोर्ट नहीं दी है, हाँ नहीं बोला है, तो ऑडिटर यहां तक चेक कर सकता है। इसका मतलब इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट कहां तक की इवेंट होना चाहिए, 31 मई 2024 तक। क्योंकि यहां तक ऑडिटर क्या कर सकता है, चेकिंग कर सकता है, पता कर सकता है लड़की के बारे में, और अगर उसे कहीं कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकता है या लड़की से बातचीत करके समझ सकता है। पर ऐसे कहता है, लेट्स से अपन इसको बोलते हैं ये जो इवेंट इस दौरान हुई है इसको अपन नाम देते हैं लेट्स से इवेंट ए। ये बी पीरियड है ना, 30 अप्रैल से मई। ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए फॉर अप्रैल, बी फॉर मई सॉरी, सी फॉर जून, और डी फॉर जून से सितंबर, जुलाई से सितंबर क्वार्टर। तो ऑडिटर के पास राइट है कि वो A+B तक सब्सिक्वेंट इवेंट मैनेजमेंट से पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है, और उसे लगता है कि उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है तो वो उसे इम्पैक्ट डलवा सकता है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये फिट करना, बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर सपोज मार्च के बाद अप्रैल मई में कोई नई कंपनी पे केस लगा है या कोई नई कंपनी पर नेचुरल कैलामिटी हुई, लॉस हुआ, तो उसका प्रोविजन या उसका लॉस अपने को मार्च में बुक करना। हाँ 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 हाँ, क्या बात। A B फॉर AB सर, अमित भैया आ गए। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का बेटा मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई नई घटना की अकाउंटिंग करना है। यार AS4 पढ़ के आए हो क्या आप। AS4 क्या बोलता है कि अगर आपको बैलेंस शीट डेट के बाद कोई ऐसी इवेंट पता पड़ती है जो बैलेंस शीट पर मौजूद इवेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही, जैसे कि बैलेंस शीट पर हमारी कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ था जिसमें हम बड़े कंफ्यूज थे कि यार जीतेंगे या हारेंगे, और फाइनली अप्रैल में जीत गए, तो ये इवेंट हम कंसिडर करेंगे। जो हम सोच रहे थे प्रोविजन बनाए नहीं बनाए, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जीत गए और सामने वाला लग नहीं रहा है, आगे इसे अपील करेगा। हार गए अगर तो फिर प्रोविजन बना देंगे, और जितने का लॉस बनाया गया तब बुक कर लेंगे, अनलेस अपना अपील करने का सोच। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है वो इवेंट जो है पिछले साल से रिलेटेड, पर वहां पे हमें एस्टिमेट लेना पड़ रहा था कि उसे कैसे अकाउंट फॉर करें, और अब ये इवेंट होने के कारण हमारा एस्टिमेशन एक्यूरेट हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो ऐसी इवेंट को अपन यूज करते हैं, ना कि हम फ्रेश इवेंट को कंसिडर करते हैं। फ्रेश इवेंट सिर्फ एक केस में कंसिडर होती है जब आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट होता है, या कंपनीज एक्ट में कहीं बोल दिया हो कि फ्रेश इवेंट कंसिडर करना है, जैसे बोनस इशू बैलेंस शीट डेट के बाद आता है तो EPS रिवाइज होता है। छोड़ो अभी वो AS20 में देख लें। तो सब्सिक्वेंट इवेंट हमें सिर्फ कौन सी देखना है, बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड, जिससे हमें लग रहा है कि यार ये इवेंट क्या कर सकती है, हमारे फाइनेंशियल्स को चेंज कर सकती है।
अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट हमें क्या करनी है दोस्तों, ऑडिटर को भी चेक करनी है। तो मैनेजमेंट भले ही इसे कब तक देखेगा, टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑडिटर कब तक ढूंढेगा, जब तक वो रिपोर्ट ना दे। पर ऐसे कहता है कि सपोज समझिए कि आप 31 मई तक पता कर रहे थे लड़की वालों के बारे में, लड़की के बारे में, ये बिल्कुल सही किया, पर आपने 31 मई को हाँ बोल दिया, अब आपने पता करना बंद कर दिया। पर सपोज समझिए दोस्तों कि जून के महीने में जब आप पत्रिका वितरण कर रहे थे, उससे पहले आपके पास एक फोन आता है, और आपके पास एक फोन आता है 23 मई को 23524, और फोन आता है और सामने वाला कहता है सिल्की के होने वाले पति, स्वीटी के होने वाले पति। हमने बुलाए, फोन रख, और फिर वो कहता है कि हमें मालूम है कि तुम हमारी बातों का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी स्वीटी दिल से हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। तुम्हें कुछ बताया नहीं है उसने हमारे बारे में, लेकिन हम बताएंगे, हम हैं राज, हम करते हैं उसके दिल के ऊपर राज। आज भी हम मिले थे उससे यूएस में, जब वो एक कॉलेज ट्रिप पे अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी, और वहीं पर हमारी बातें आगे बढ़ी, लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि हम जैसे सिग्मा बंदे के साथ उसकी शादी, इसलिए उन्होंने तुम जैसा पपेट लड़का चुना है। हमने बोला शट अप, कीप द फोन। उसने बोला रुको, गलती मत करना फोन रखने की। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है हमारी बात पर, तो एक काम करो, एक बार जब पता ना पड़े तुम्हारी स्वीटी को, जाके वहां पे सिर्फ ऐसे करना सिमरन, और फिर उसका रिएक्शन देख, तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए। हम चेक नहीं करना चाह रहे थे, पर हमारे पास इंफॉर्मेशन खुद चल के आई है, तो हमने गए और हमने जाके क्या किया, एक बार जब स्वीटी का ध्यान नहीं था, वो अपने दोस्तों से बात करी थी, हम एकदम से गए और हमने बोला सिमरन, और जैसे ही हमने ये बोला, उसने बोला राज कहाँ हो तुम, दिल के अरमासुओं में बह गए। दोस्तों, क्या अभी भी आपको पत्रिका बांटना चाहिए ये कह के कि यार खर्चा तो ही गया है, पत्रिका तो छपी गई है, बांट ही देते हैं? सवाल ही नहीं होता। कभी यही चीज पत्रिका बंटने के बाद आपको पता पड़ती, गोधूली बेला में आपके फेरे होने वाले हैं, उससे पहले, पर पत्रिका बंटने के बाद। तो आप बताइए दोस्तों, क्या ऐसी सिचुएशन में फिर आप पत्रिका बढ़ चुकी है, लोगों को मालूम पड़ चुका है, अभी पर फेरे नहीं हुए, तो क्या इस केस में आप फेरे कंटिन्यू करेंगे या मंडप छोड़ के निकल लेंगे? तो दोस्तों एक चीज समझना, ऐसे 560 बस यही है। ऐसे 560 कहता है कि देखो, ऑडिटर जब तक रिपोर्ट नहीं देता है तब तक उसे सब्सिक्वेंट इवेंट गैदर करनी है, प्रोसीजर लगा के जो बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड है, और उसका इम्पैक्ट दिया है या नहीं मैनेजमेंट ने चेक करना है, नहीं दिया है तो दिलवाना है। लेकिन बैलेंस ऑडिट रिपोर्ट के बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे नोटिस में अगर आ जाए कहीं से, तो उस केस में हमें उस पर रिएक्ट करना, और उसके लिए हमें लगता है कि जो रिपोर्ट हम इशू कर चुके हैं या सर्कुलेट हो चुकी है वो बदलने की ज़रूरत है, तो आपको उसे बदलना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो गलत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, मैनेजमेंट ने आपसे कोई चीज़ छुपाई थी, वो आज आपके सामने आ गई है। डेलॉइट एक बार कर चुका है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जो एमसीएस की प्रमोटर कंपनी, उसके ऊपर उसने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी थी, बाद में उसकी सब्सिडरी में बहुत बड़ा फ्रॉड पता पड़ा, तब तक एजीएम हुई नहीं थी, तो उसने इशूड रिपोर्ट विड्रॉ करके रिजाइन कर दिया। तो ये ऐसे 560 में किया जा सकता है। तो इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब अपन एक बार क्विकली ऐसे 560 देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, व्हाट आर इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो वो इवेंट जो एविडेंस देती है उन कंडीशंस का जो आई हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, बट एग्जिस्ट करती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट पे। यानी ये दो तरह की इवेंट है, एक जो पहले से एग्जिस्ट करती है और एक जो बाद में अराइज हुई।
जैसे नया शेयर कैपिटल, कंपनी का नया मर्जर, कोई इन्वेंट्री पे आग लग गई इसलिए जल गई, ये सब नई घटना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती थी और आपको बाद में पता पड़ी है। जैसे एक डेटर जो आपको लग रहा था डाउट होगा और वो डाउटफुल होगा और इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कोर्ट केस का सेटलमेंट हमें पता पड़ गया। ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स या इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मैनेजमेंट के लिए ये कब तक की इवेंट्स होती हैं? मैनेजमेंट के लिए ये इवेंट्स होती है टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑडिटर के लिए क्या होती है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ऑडिटर के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन सी होती है? तो सबसे सही जवाब दिया था जिसने सबसे पहले दिया था 30 सितंबर, आयुष सिंह, जिन्होंने अपने जवाब को देने के बाद विड्रॉ कर लिया। और देखो दोस्तों, लाइफ में कई बार हम सही चीज करते हैं पर हमें लगता है हमने गलत कर दी है तो हम पीछे हट जाते हैं और बाद में मालूम पड़ता है हम सही थे। ताज भाई ने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिया ये सोच के कि गलत दिया है, लेकिन सही जवाब आयुष भाई का ही था। सब्सिक्वेंट इवेंट 30 सितंबर तक की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑडिट रिपोर्ट यानी 31 मई तक की जो इवेंट हमारे एग्जाम्पल में है, उस सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाइल अप्लाइंग प्रोसीजर गैदर करना है। लेकिन उसके बाद की इवेंट के लिए ऑडिटर को कोई प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसके नोटिस में आए तो सिर्फ रिएक्ट करना है, नहीं आए नोटिस में तो इग्नोर करना है। The subsequent event or event from the balance sheet, financial statement date, balance sheet date till the date of report, and facts that become known to the auditor after date of report are also subsequent event. तो ए और बी इवेंट कौन सी हो सकती है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट। सी कौन सी हो सकती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक और डी इशू होने के बाद। ध्यान रखना, ये जो ए बी सी डी है ये सिर्फ क्लासरूम डिस्कशन है। एग्जाम में मत लिख देना ए बी सी डी कि ए कैटेगरी इवेंट, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। क्यों? क्योंकि फिर मेरे पास फोन आते हैं, बोले सर बच्चों को क्या क्या सिखाना है। हाय हाय हाय, नो 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 वरीज आयुष भाई, सही जवाब दिया था। तो आपको ऑडिट प्रोसीजर कौन सी इवेंट के लिए लगाना पड़ेंगे? जल्दी से बताओ। सिर्फ ए और बी कैटेगरी यानी आपकी रिपोर्ट इश्यू होने तक के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाओगे बेटा? यहाँ पे तो तुमको क्या करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है सब्सिक्वेंट इवेंट। तो अगर आपको ऑलरेडी ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो अलग से प्रोसीजर मत लगाओ, नहीं तो आपको ये प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे। क्या मुझे बताओ दोस्तों, भाभी जी की चिंता तुमसे ज्यादा किसको होना चाहिए? पति जी को। सेम इसी लॉजिक से सब्सिक्वेंट इवेंट की अकाउंटिंग मैनेजमेंट को करना है तो मैनेजमेंट को भी तो चिंता होगी। तो आप पहले उससे पूछोगे आप कैसे ढूंढते हो और आइडेंटिफाई करते हो, उनसे इंक्वायरी कर लो, आपको कुछ पता है क्या। मिनट्स पढ़ लीजिए दोस्तों, मिनट्स में आपको डेफिनेटली बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हुई होगी तो पता पड़ेगा। और अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होकर इशू हुआ है सितंबर तक, जून के कोई इंटरिम रिपोर्ट बीच में आ गई, वो भी आप देख सकते हो। ये सब कुछ प्रोसीजर है, आप लगा सकते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे पता पड़ जाए। जैसे आपने नेक्स्ट ईयर का ऑडिट शुरू कर दिया और उसमें आपको पता पड़ गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के भी आप ही ऑडिटर हो। तो आपको ये देखना है कि ये जितनी भी इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्या ये प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से कि भैया ये सारी इवेंट जो एडजस्ट होना चाहिए थी आपने एडजस्ट कर दी। ये सारे प्रोसीजर आप लगाओ और मस्त हो जाओ, आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पर ये कौन सी इवेंट तक की बातचीत हो गई बेटा? वो सब्सिक्वेंट इवेंट जो ए और बी कैटेगरी है यानी कि ऑडिट रिपोर्ट देने तक की। अब सपोज ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कोई ऐसी फैक्ट है जो हमें पता पड़ी है, यानी हमारे पास फोन आया है राज का अबाउट स्वीटी, जिसे वो बुलाता है सिमरन, फैक्ट्स दैट बिकम नोन। हमारी जिम्मेदारी, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी उसे चेक करने की, पर अगर हमें मालूम पड़ी है तो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, देखेंगे अमेंडमेंट की जरूरत है क्या और मैनेजमेंट अमेंड करने को तैयार है। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर देता है उन चेंजेस के कारण, तो हमें अमेंडमेंट्स चेक करना पड़ेंगे। अगर अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और भी चीज़ें हैं तो हमें दूसरी चीज़ों को भी चेक करना होगा और हमें नई रिपोर्ट देना पड़ेगी। ध्यान रखना, नई ऑडिट रिपोर्ट जो होगी उसकी डेट जो होगी वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल की डेट या उसके बाद की डेट होगी। उससे पहले की ऑब्वियसली ये डेट नहीं हो सकती।
तो बस मैनेजमेंट अमेंड कर दे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर रहा है पर सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो आइडेंटिफाई हुई है उसी के लिए, तो जहां लॉ रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोहिबिट नहीं करते हैं अमेंड करना, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स का आप अमेंडमेंट कर सकते हो, तो ऑडिटर उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को चेक करेगा और उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो ये लिख देगा ड्यूअल डेट पे कि एक एडिशनल डेट ये बता रही है कि हमने ऑडिट प्रोसीजर उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे लगाए जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुआ है, या फिर एक वो नई रिपोर्ट दे देगा और उसमें एक एम्फेसिस ऑफ मैटर दे देगा कि भैया हमारी ओरिजिनल रिपोर्ट इस तारीख की थी, ये नई रिपोर्ट इस तारीख की, और नई रिपोर्ट और ओरिजिनल रिपोर्ट के बीच में ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट पता पड़ी है बस हमने ये चेक करी। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, मतलब वही वाली रिपोर्ट में एक डेट ऐड कर दो या ऑल टुगेदर नई रिपोर्ट नई डेट पे इशू कर दो और क्लैरिफाई कर दो कि ये नई रिपोर्ट क्यों बनी है, क्यों बनाना पड़ी है। वो एक अदर मैटर पैराग्राफ या ईओएम कहलाएगा, वो क्या बनेगा ईओएम या एम वो डिस्कस करेंगे 700 सी पॉइंट कहता है कि अगर लॉ रेगुलेशन आपको अलाउ ही नहीं करे अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के लिए, ऐसा नॉर्मली लॉ कब बोलेगा जब एजीएम में अडॉप्ट हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद आप इशू नहीं कर सकते, फिर आपको ट्राइब्यूनल के पास जाके रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, रिवीजन। तो ऐसे केस में फिर ऑडिटर को नई रिपोर्ट भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है। पर सपोज लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करना चाहिए पर मैनेजमेंट तैयार नहीं है डी पॉइंट अमेंड करने के लिए, तो आपको लगता है कि अमेंड करना चाहिए। हाँ, अगर आपने रिपोर्ट नहीं दी है तो रिपोर्ट मॉडिफाई करके दे दो, पर आप रिपोर्ट ऑलरेडी दे चुके हो तो मैनेजमेंट को बोल दो भैया हमारी रिपोर्ट कोई थर्ड पार्टी को मत देना, हम उसे चेंज कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है मैनेजमेंट आपकी पुरानी रिपोर्ट लोगों को दे रहा है तो फिर आप अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे ताकि लोग आपकी रिपोर्ट पर रिलाई नहीं करें, जैसे कि एक पब्लिक नोटिस देना है, ऐसा कुछ भी। पर सपोज यही सारी चीज़ें सर टाइप डी में हुई हैं, इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने सर्कुलेट होने के बाद पता पड़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी सेम टाइप सी जैसी होगी। यानी मैनेजमेंट ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दी है तो हम उसके स्टेप्स रिव्यू करेंगे और नई रिपोर्ट दे देंगे। अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाइड है उसने अमेंड की है तो हम वही ड्यूअल डेट दे देंगे या फिर एक नई रिपोर्ट दे देंगे और समझा देंगे। लॉ रेगुलेशन मना करता है तो हम नई रिपोर्ट नहीं देंगे, पर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है तो फिर हमें मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि भैया हमारी रिपोर्ट यूज़ मत करना और हमें नई रिपोर्ट देना पड़ेगी। पहले और चौथे केस में बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपकी पुरानी रिपोर्ट ऑलरेडी लोगों के पास जा चुकी है और आप नई रिपोर्ट दे रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेने ये पता करने की या कोशिश करने की जिससे लोगों को आप ये बता सको कि आपकी पुरानी रिपोर्ट पे कोई रिलाई ना करे। ये क्या हो सकता है, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को बता दो, वो सबको इन्फॉर्म कर देगा। तो यू हैव टू टेक दीज स्टेप्स ताकि जिन लोगों को रिपोर्ट मिल चुकी है वो उस पर रिलाई ना करें। दैट्स इट। ये आपका ऐसे होता है खत्म 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ऐसे नंबर कैसे याद होता है सर? बहुत ही सिंपल है बेटा। 550 क्या था, देखो 5 रिलेटेड है तो 550 रिलेटेड पार्टी, 5 के बाद क्या आता है सर? 6, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा बताए। आए हैं अगले पर आते हैं। ऐसे 570वां गोइंग कंसर्न बा। आप लोगों के सामने मैं एक सवाल दोस्तों की, क्या ऑडिटर को हर ऑडिट में गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वैलिडिटी को टेस्ट करना यानी उसके ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना जरूरी है क्या? पहला क्वेश्चन, Is an auditor required to obtain sufficient appropriate audit evidences on the going concern assumption of the entity in all audits? और पहले क्वेश्चन से भी पहला क्वेश्चन नंबर 0 पर गोइंग कंसर्न का मतलब होता क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बड़ा रिलैक्स कर रहा हूं मैं आपके जवाब आने तक के लिए। देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं। रिलैक्स। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? और क्या हर ऑडिट में हर साल ऑडिटर को
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है। बताओ बताओ, नहीं तो तुम्हारे कान के पर्दे खोल दूंगा। सॉरी 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 सर, ऐसा मत किया करो, ईयरफोन लगा के सुन रहे। जब से आपने लड़के लड़की वाला एग्जाम्पल लिया है, स्पीकर बंद कर दिया, घर वाले भी आ गए, इकट्ठे हो गए, तो बोले क्या पढ़ रहा है रे सुबह सुबह, बोलो। एक क्वेश्चन का जवाब है यस, व्हाट इज गोइंग कंसर्न का जवाब बाकी है। बोलो बेटा बोलो, जवाब दो, तो ही कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ऑप्शन चाहिए आपको, ऑप्शन चाहिए आपको। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? It means entity will continue for infinite life, indefinite period, more than 1 year, foreseeable future। बताइए, लेट्स सी। बहुत बढ़िया, इट मीन्स एंटिटी विल बी ऑपरेटेड स्मूथली टिल फोरसिएबल फ्यूचर। बहुत बढ़िया बेटा। तो कईयों को लग सकता है कि गोइंग कंसर्न का मतलब कम से कम 1 साल चलेगी। दोस्तों, गोइंग कंसर्न की परिभाषा ये है कि मैं जितना देख सकता हूं, मुझे वहां तक मेरी एंटिटी बंद होती हुई नजर नहीं आ रही, यानी सही जवाब है फोरसिएबल फ्यूचर। इनडेफिनेट पीरियड भी गलत नहीं है, वो जवाब भी ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। पर इनफाइनाइट नहीं है, मोर देन 1 ईयर नहीं है। अब आप समझिए, कहानी ऐसी है। आज आप कोई कार खरीदते हो ये सोच के कि लाइफ 5 साल है, और आपको अकाउंटेंट बोले क्या भरोसा बिजनेस 5 साल चलेगा, यानी अपना स्टार्टअप बंद हो जाए 2 साल में। बिल्डिंग खरीदी 30 इयर्स की लाइफ है, क्या भरोसा बिजनेस, ऐसा नहीं सोचते हम। मान के चलते हैं कि भैया जितना दिख रहा है बिजनेस बंद होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब बिजनेस चलते रहेगा, ऐसा अज्यूम करके अकाउंटिंग की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, क्योंकि अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं हुआ तो आपकी पूरी अकाउंटिंग बदल जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएंगे। तो इसलिए ये अजम्पशन को इग्नोर नहीं कर सकता ऑडिटर, और ऐसे 570 में कहा गया है 570 में कि एंटिटी के ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द गोइंग कंसर्न assumption of the entity in all years in every cases। what is going concern? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बना के चलते हैं कि बिजनेस फोरसिएबल फ्यूचर तक चलेगा, इसलिए अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं हुई तो लिक्विडेशन बेसिस होता है, यानी सारी एसेट्स को करंट जैसा मानेंगे और उसे उसकी कैरिंग अमाउंट या नेट रिकवरेबल अमाउंट जो भी कम है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैनेजमेंट या तो इच्छा रखता है बंद करने की, या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बंद करने के अलावा, तो गोइंग कंसर्न नहीं बचेगी। अब ये बताइए, गोइंग कंसर्न है या नहीं है एंटिटी, ये असेस करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वापस से बताओ दोस्तों, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है पहले असेस कर। भाभी जी की चिंता तुमसे ज्यादा किसको हो? इसी तरह से एंटिटी की चिंता ऑडिटर से ज्यादा किसको होगी? मैनेजमेंट को। तो इसके लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो असेस करे कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगा, और ये जजमेंट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होगा? तो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ बिजनेस पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। और जजमेंट जितना लंबे समय का आप लेने जाओगे उतना ज़्यादा रिस्की होगा। आपको ये प्रूव करना है बिजनेस 2-3 साल तक चलता हुआ दिख रहा है, ये आसान है, पर ये प्रूव करना 20-30 साल तक चलेगा, मुश्किल है। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो फिर हमारे ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? हमें चेक करना है मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज़ किया है
वो अजम्पशन की अप्रोप्रिएटनेस। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमें कंक्लूड करना है कहीं कोई म्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है गोइंग कंसर्न पे। व्हाट इज म्यू? मटीरियल अनसर्टेनिटी। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस स्टैंडर्ड की। आपको ये देखना है दोस्तों कि क्या एंटिटी में मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, यानी कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जिसे देख के लग रहा है शायद एंटिटी आगे ना चले। तो एक चीज समझो, सुबह उठते हैं तो अपन क्या ये सोचते हैं क्या कि अपन गोइंग कंसर्न नहीं है, कल होना हो, नहीं, अपन तो बोलते हैं कल परसों नरसों अरसों सब होगा। पर एक आध दिन अगर कभी बुखार आ जाए तो क्या अपने को ऐसा लगने लगता है जीवन खत्म हो गया, आगे क्या होगा ना? ऑब्वियस ही नहीं है सर, ये कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, इसे बोलते हैं इवेंट्स और कंडीशंस। इवेंट और कंडीशन है, बुखार आया, तबीयत खराब हुई तो एक इवेंट और कंडीशन है, पर ये इवेंट और कंडीशन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट करे आपके गोइंग कंसर्न अजम्पशन। पर खुदा न खास्ता कोविड के समय पर आपके किसी बुजुर्ग दोस्त को कोविड हो गया, जिन्हें बीपी डायबिटीज ये सब की भी प्रॉब्लम थी और बुखार काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसी सिचुएशन में क्या ये इवेंट और कंडीशन गोइंग कंसर्न के ऊपर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी पैदा कर देगी? यस। बस अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो आपको इस स्टैंडर्ड में कहाँ क्या टर्म यूज़ करनी है ये समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड बेसिकली क्या कहता है कि जब आप ऑडिट करोगे ना तो एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बोले या ना बोले फिर भी चेक करना है। हालांकि ये ऑडिटर के लिए चेक करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इवेंट डिफाइन करती है एंटिटी गोइंग कंसर्न होगी या नहीं, और फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, आप प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, हमारी रिपोर्ट भूल के भी ये गारंटी मत मान लेना कि हमने रिपोर्ट दिया है कंपनी के ऊपर तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम सही ऑब्टेन करें अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज पे, और देखिए कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ये किससे पैदा होती है? कोई इवेंट और कंडीशन जिससे सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, जिसको आप बार बार यूज करोगे। ई और सी क्रिएटिंग एस डी ऑन जी सी, event or condition casting significant doubt about the going concern of the entity, which leads to creation of material uncertainty about the entity's assumption of the going concern। और उसके बेसिस पे अपने को इस ऐसे में रिपोर्ट करने के बारे में बात की गई। चलो आ जाओ। अब ऑडिटर आप बताइए कैसे असेस करेगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है मैनेजमेंट के पास और हमें जाके बोलना है, नॉक नॉक, who's there? Auditor, come in। Hey management, are you a going concern? Oh yes, we are a going concern. Wow, how did you say you are a going concern? We have created our business plan for the next 3 to 5 years. You can see that we have created our cash flow forecast, financial forecast, and you can see we are growing, we are investing, we are expanding. ये proof है कि हमारा धंधा going concern है। हम लोग वाओ दैट्स वेरी नाइस, मुझे भी इतने सालों तक ऑडिट मिलते रहेगा और फीस आती रहेगी, खुशी की बात है। कैन आई सी दोस बजट्स एंड फोरकास्ट व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड? ओह यस, व्हाई नॉट, श्योर, प्लीज हैव इट। नाइस, ओके, दिस सीम्स टू बी गुड, थैंक यू। ये क्या किया सर? ये ऑडिट हो गया बेटा। तो किसने किया है गोइंग कंसर्न का असेसमेंट? मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट ऑलरेडी इस तरह का कोई असेसमेंट परफॉर्म कर चुका है तो हमें डिस्कस और डिटरमाइन करना है कि क्या इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कोई ऐसी इवेंट और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट पैदा करती है अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द एंटिटी। अगर है तो मैनेजमेंट से पूछना है, भाई तेरा क्या प्लान है उसे एड्रेस करने का, और नहीं है तो मान लेंगे गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने ऐसा कोई असेसमेंट किया ही नहीं है, मतलब हम गए, हमने बोला नॉक नॉक, उसने बोला हुज देयर, हमने बोला ऑडिटर, उसने बोला गेट आउट, बोला व्हाट, उसने बोला why are you here, उसने बोला I want to check going concern assumption if you have tested, उसने बोला we have not tested, get lost। बदतमीज। तो उसने असेसमेंट किया ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे remember if we get lost your audit report would be modified, you want us to be getting lost? उसने बोला नहीं नहीं, आ जाओ जाओ जाओ। हमने बोला हाँ क्यों, गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेस्ट नहीं किया है? नो वी डिडंट डू इट। हम बोला ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स सिट एंड डिस्कस। भाई आप सोचिए, रिलायंस जैसी कंपनी अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेस्ट नहीं कर रही है और आप जाके उसे बोल दो तो गोइंग कंसर्न नहीं है क्योंकि तूने टेस्ट नहीं किया है, पढ़ेंगे तुमको। तो नॉर्मली आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस बेसिस पे बिना टेस्ट किया एज्यूम किया है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो हम उससे उसका बेसिस यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे।
तो नॉर्मली देखो कोई भी कंपनी 3 से 5 साल के बिजनेस प्लान हर साल बनाती है, फ्यूचर कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने आप में एक प्रूफ है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है. You have to inquire of the management whether individually or collectively are there any event or condition that cause significant doubt about the entity's going concern. तो ये पूछना है उससे. बाकी आपको पूरे ऑडिट के दौरान अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी इवेंट और कंडीशन आपके सामने ना आ जाए. सर ये इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन है क्या ये इवेंट और कंडीशन? तो देखो ऐसी इवेंट और कंडीशंस जो डाउट क्रिएट करें गोइंग कंसर्न पे, ये इनमें से कुछ अपने आप में अकेले या मिक्स होके कई सारी मिलके बन सकती हैं. कुछ फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर इंडिकेटर्स. फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या होंगे? कंपनी लॉसेस में जा रही है, नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है, सॉल्वेंसी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं. ऑपरेटिंग मार्जिन्स खत्म हो रहे हैं कंपनी के, रेशियोज नेगेटिव जा रहे हैं, क्रिटिकल रेशियोज प्रॉब्लमेटिक है, इंटरेस्ट कवर नहीं कर पा रही. ये सब फाइनेंशियल है. ये पढ़ लीजिएगा आप, एग्जाम में आते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन. राइट एनी फ्यू फाइनेंशियल इंडिकेटर्स विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज गोइंग कंसर्न. ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, लेबर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सस्टेन नहीं कर पा रहे. अदर इंडिकेटर यानी कोई सरकार ने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कोई बड़ा कोर्ट केस हार गए, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई और इंश्योरेंस नहीं है, बड़ा लॉस हो गया. तो ये सब से आपको क्या होगा? ये सब है इवेंट और कंडीशन. इनमें से कुछ मौजूद है तो आप देखोगे क्या ये सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करे. चलिए, तो आगे क्या बोला है बेटा आपको? तो हम ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न का असेसमेंट इवैल्यूएट करेगा. हो सकता है डिटेल एनालिसिस मैनेजमेंट का ना हो, फिर भी आप मान लो गोइंग कंसर्न है. पर अगर कोई डिटेल एनालिसिस किया है तो आप उसे ऑडिट करोगे कि उसने कैसे गोइंग कंसर्न प्रोसेस माना है, अजम्पशन क्या लिए हैं, फ्यूचर के उसके क्या प्लान है, उसकी क्या फैसिलिटी. एंड ऑडिटर टू कवर द सेम पीरियड एज दैट यूज्ड बाय. मतलब क्या है इसका कि मैनेजमेंट ने समझो 5 साल के लिए एस्टिमेट बनाया, तो आप सेम के लिए कर सकते हो, अनलेस कोई लॉ ने बोला है कि भैया नहीं आप और लंबे समय के लिए चेक करो. पर एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट को मिनिमम 1 साल का तो फोरकास्ट करना पड़ेगा. 1 साल से कम का फोरकास्ट है तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर तक तो दिखना चाहिए एंटिटी चल रही है. इन सबसे कोई इवेंट और कंडीशन मिलती है जिससे लगता है कि कोई गोइंग कंसर्न पे डाउट है, तो फिर हमें और प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे ये प्रूव करने के लिए कि क्या मटीरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है. इसके लिए एडिशनल प्रोसीजर्स लगा, इंक्लूडिंग मिटिगेटिंग फैक्टर. मिटिगेटिंग फैक्टर यानी कि वो फैक्टर्स जो आपको क्या करेंगे, जो इस पर्टिकुलर रिस्क से बचाएंगे. तो कैसा है दोस्तों, किसी को बुखार हुआ तो गोइंग कंसर्न पे डाउट नहीं होगा. पल्ले से बुखार जा नहीं रहे, वाइटल्स उसके खराब हो रहे हैं, किडनी फंक्शन कम होते जा रहा है, लीवर फंक्शन कम होते जा रहा है, बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं. तो फिर ये इतनी सारी इवेंट और कंडीशन है कि ये सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करे. तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो आदमी चल बसेगा. अब डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या ये सारी सिग्निफिकेंट इवेंट्स मटीरियल अनसर्टनिटी क्रिएट कर रही हैं? तो वो असेसमेंट आपको फर्दर करना. तो डॉक्टर बोलेगा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप डॉक्टर से पूछोगे कि भाई आप क्यों बोल रहे हो, इतनी सारी सिग्निफिकेंट इवेंट दिख रही है हमें जो डाउट क्रिएट कर रही हैं, तो हमें तो लग रहा है गोइंग कंसर्न पे डाउट है. आप कैसे बोल रहे हो कि ये गोइंग कंसर्न रहेंगे? तो फिर डॉक्टर आपको बताएगा क्या, अभी देखो ये हमारा प्लान है, इससे ये रिकवर हो जाएंगे, ये दवाई देने से फ़र्क पड़ जाएंगे, देखिए ये थोड़े से ये रेशोज पहले से बेहतर हुए. तो यहाँ डॉक्टर मतलब मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट को आप पूछोगे कि भैया इतनी सारी इवेंट और कंडीशन दिख रही, इससे लग रहा है एंटिटी बंद हो जाएगी, अब आप बताइए. तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसी इवेंट और कंडीशन मिल रही है जिस कारण से आपको डाउट आ रहा है और अब आपको एडिशनल प्रोसीजर लगाना है ये कंक्लूड करने के लिए कि कोई कंसर्न है या नहीं, तो क्या प्रोसीजर लगाओगे? सबसे पहले तो अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट नहीं किया है तो उसे आप बोल दो भाई प्लीज़ असेसमेंट कर दे यार, और करके बता गोइंग कंसर्न कैसे. सेकंड, अगर आप ऑलरेडी असेसमेंट कर चुके हो तो उसके बाद में कोई नई फैक्ट्स पता पड़ी है क्या, तो आप अपडेट कर लो अपने असेसमेंट को उससे, अगर पुराना असेसमेंट है तो. थर्ड, कैश फ्लो फोरकास्ट सबसे सही चीज होती है दोस्तों.
इससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स किस तरह के हैं और क्या वो बच पाएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट के कई प्लान्स होंगे जो आपको बताएगा, आप देखो क्या उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और वो पॉसिबल है या नहीं। जैसे कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया हमारा क्या हो गया है, सरकार ने प्रोडक्ट बैन कर दिया है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या एक्सपोर्ट विजिबल है, कौन सा मार्केट है जहाँ एक्सपोर्ट होगा, क्या हमारी कॉस्टिंग वहाँ की प्राइस मार्केट को कॉम्पीट कर पाएगी, ये सब आपको इवेल्युएट करना। जब फोरकास्ट आप इवेल्युएट करोगे ना, तो फोरकास्ट में आप डेटा चेक करना सही है और अजम्पशंस की रीजनेबलनेस देखना। आखिरी में मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उल्लू बना दे तुमको कुछ कुछ बोल के, लिखित में ले लो। इन सबको करने के बाद आप क्या करेंगे? तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स कंडीशंस जो डाउट क्रिएट कर रही हैं आइडेंटिफाई होंगे, तो हम एनालाइज और रीड कर सकते हैं क्या फोरकास्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई लोन का ब्रीच हुआ है मीटिंग के बीच, तो मैनेजमेंट को उनका फोरकास्ट बुलवाएंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे चीज़ें सुधरी है क्या, कोई लोन का ब्रीच हुआ है जिस कारण से बैंक पैसे मांग रही है, एनपी हो गया खाता, वो चेक कर, मिनट्स पढ़ेंगे मीटिंग की, उसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें पता पड़ी, पूछेंगे कोई लिटिगेशन क्लेम पैदा तो नहीं हो रहा है कंपनी के ऊपर, कोई केस तो नहीं लगा रहा है, थर्ड पार्टी से क्या फंड सपोर्ट मिल रहा है तो उससे कंफर्मेशन मांगेंगे, जैसे रिलेटिव ने बोल दिया भाई मैं लोन दे दूँ। फिर हम देखेंगे कि ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, हम ऑर्डर फुलफिल कर पा रहे हैं, कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन का कर रहे हैं, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आई है कि हमारे फेवर में, अगेंस्ट में, एसेट बेच रहे हैं क्या। स्टैंडर्ड कहता है ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ये सब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के एग्जाम्पल हैं जो लगाना है जब सिग्निफिकेंट डाउट आए। अब इन सब के बेसिस पे या तो आप कंक्लूड करोगे कि मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि भी देखो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बैन हो गया, इस कारण से हमारी कंपनी की पूरी सेल्स डप हो गई है, हम नई मार्केट इवैल्यूएट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करेंगे और इस तरह से बिजनेस रिकवर हो जाएगा। ये डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ये डिस्क्लोजर देगा तभी हम मानेंगे कि भैया मैनेजमेंट सीरियस है और कमिटेड है। Adequately, the principal event or condition casting significant doubt on going concern and management plan should be disclosed. अगर आपको लगता है कोई म्यू है ही नहीं, अब देख लीजिए क्या इवेंट और कंडीशन फ्रेमवर्क में डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या। मतलब कोई इवेंट थी, बुखार था, पर ऐसा नहीं लगा कि आदमी चल बचेगा, तो क्या बुखार की बात बताने की जरूरत है। यानी कंपनी के ऊपर ऐसा था कि भैया अभी कंपनी की लिक्विडिटी क्रंच है, पर गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है, पैसा बहुत है, तो आप देख लीजिए क्या उसे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, क्या है तो बता दें। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, जब सिग्निफिकेंट इवेंट और कंडीशन जो आप पे म्यू मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है, अब साफ साफ बता देना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, इसलिए हो सकता है कि हम नॉर्मल कोर्स में बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइज नहीं कर पाए, यानी एक फैक्टर एक यूजर को बता दीजिए। अब आपको लगता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन गलत है, यानी मैनेजमेंट बोल रहा है हम गोइंग कंसर्न है पर एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसे केस में ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन के अलावा कुछ नहीं देगा। आपको लगता है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो ठीक है, मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज किया होगा, तो अगर मैनेजमेंट उसका डिस्क्लोजर दे चुका है तो आप उसके ऊपर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, पर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ेगा ऐसे 700 में, म्यू रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जिसमें आपको मैनेजमेंट के उस नोट का अटेंशन ड्रॉ करते हुए बताना पड़ेगा कि इवेंट और कंडीशन है जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी आती है, पर एंटिटी अपने प्लान से फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएगी, इसलिए हम हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ उस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे। लेकिन अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देने को तैयार नहीं है तो आपके इसके इंटेंशन पे डाउट होगा, तो आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे। मैनेजमेंट ने अगर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं किया और हम बोल रहे हैं भाई करो क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस केस में हम या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे या डिस्क्लेमर देंगे, या ज़रूरत पड़ी तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये पूरा डिस्कशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे ऐसे रिपोर्टिंग का।
और ये आपका ऐसे 570 गोइंग कंसर्न कंप्लीट होता है। थोड़ा ट्रिकी स्टैंडर्ड है, कोई डाउट है तो पूछ। थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई डाउट है तो पूछ लो। पता है। तो आपको समरी चाहिए तो सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से गोइंग कंसर्न असम्पशन के बारे में पूछेंगे, उसने टेस्ट किया तो रिव्यू करेंगे, सेटिस्फाई हूँ, नहीं किया है तो उससे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कुछ दिक्कत तो नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो हम पूछेंगे भैया आपको कोई ऐसी इवेंट और कंडीशन मिली है क्या जिससे डाउट क्रिएट होता है, और हम भी ऑडिट के दौरान अलर्ट रहेंगे कि ऐसी कोई इवेंट और कंडीशन हमें दिखे तो हम देखें आगे क्या करें। ऐसे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो डाउट क्रिएट करने वाली इवेंट्स और कंडीशंस बताएं, तो हम उन्हें असेस करेंगे और देखेंगे क्या वो इतने सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा है तो फिर हम मैनेजमेंट से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछेंगे। असेसमेंट नहीं किया है तो बोलेंगे कर चुका है तो बोलेंगे अपडेट कर, कैश फ्लो फोरकास्ट मानेंगे और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। जब आप इसे इवैल्यूएट करोगे तो आप क्या इवैल्यूएट कर सकते हो, तो एनालाइज और रीड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, और इसके बेसिस पे आप कंक्लूड करोगे कि यार एंटिटी में कोई रिस्क नहीं है, सब बढ़िया है, तो खत्म कर दो रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट। पर आपको लग रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन एंटिटी उससे बाहर निकल आएगी, कोई कंसर्न सही है, तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर दो उस अनसर्टेनिटी को और आप उसे एम्फेसाइज कर दो। कैसे, एक सेपरेट पैराग्राफ देके, एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं सेपरेट पैराग्राफ। पर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो इंटेंशन में गड़बड़ है, तो रिपोर्ट क्वालिफाई है एडवर्स। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही गलत है तो रिपोर्ट एडवर्स ही जाएगी। अगर एंटिटी लेट्स से गोइंग कंसर्न है या नहीं पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो असेसमेंट ही नहीं कर रही है, तो भी आप रिपोर्ट में डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या विड्रॉ कर लो। पर अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज कर दे अगर है तो, और वो भी नहीं है, सिर्फ इवेंट और कंडीशन है जो म्यू भी नहीं क्रिएट कर रही है, तो आपके फ्रेमवर्क में अगर रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करने की तो करवा दीजिए उसको, बाकी नहीं तो वो भी जरूरत। इस तरह से आपको ऐसे 570 हैंडल कर। नेक्स्ट, ऐसे 450 बात करता है दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। जब आप ऑडिट करते हो तो आपको गलतियां पकड़ में आएंगी, तो आप कैसे करोगे उन गलतियों का सामना। तो मुझे बताओ, तुमने ऑडिट किया और ऑडिट में तुमको कुछ गलतियां पकड़ में, तो अब ये गलतियों का तुम क्या करोगे, ये जैसे में बताया गया। तो स्टैंडर्ड कहता है सबसे पहले क्या करो, एक चीज समझो, मिसस्टेटमेंट होता क्या। मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड एंड टू बी रिपोर्टेड। जो रिपोर्ट होना था और जो हुआ है उसमें फर्क है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारे मिसस्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। मिसस्टेटमेंट अलग अलग एरर्स के कारण हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एस्टिमेशन एरर। तो जो भी आपकी मिसस्टेटमेंट है सबको इकट्ठा कर लो, और उनमें से कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही नॉमिनल, इममटीरियल, इररेलेवेंट से होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ऑडिट के दौरान मिसस्टेटमेंट मिला है कि कंपनी ने एक परचेज रिकॉर्ड करी थी, वो गलती से 1000 रुपये ज़्यादा से बुक हो गई, और आपने पूरी परचेज चेक करी और कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक होती। तो ये ट्रिवियल है, छोटी सी, मैनेजमेंट को बता दो ठीक कर दे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिवियल। तो देखो, इस ऐसे का उद्देश्य है कि अगर आपको मिसस्टेटमेंट पता पड़े ऑडिट में तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करने पे, ऑडिट रिपोर्ट। आप देखिए, मिसस्टेटमेंट बहुत सारे कारणों से आ सकते हैं, हमें उन सबको एक्यूमुलेट करना है, और अगर ट्रिवियल के अलावा मिसस्टेटमेंट है तो उसे कंसिडर करना है। कैसे एक्यूमुलेट करना है, तो कुछ होंगे जो डेटा गैदरिंग गलत होगी, कुछ होंगे जो ओमिट कर दिया है, कुछ होंगे जो प्रिंसिपल एरर्स है, कैपिटल को रेवेन्यू मान दिया, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस मान दिया, ये ओमिशन एरर्स है, और ये कमीशन एरर्स है। ये तो पता ही है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और प्रिंसिपल। तो आप इन सबको इकट्ठा कर लीजिए,
ट्रिवियल को इग्नोर कर दो, मैनेजमेंट को बता दो, ठीक कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, बची हुई अब आप क्या करोगे? तो जो भी आपकी अदर देन ट्रिवियल मिसस्टेटमेंट्स आपको पता पड़ी हैं, जैसे ही आपका ऑडिट बढ़ेगा आगे, आप क्या करोगे? तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार मैं बोल चुका हूँ क्लास में भी, जब भी कोई गलती पता पड़ती है ना दोस्तों, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये गलती मिली है तो क्या करें, हमें ये लगता है भगवान ये गलत है तो मतलब न जाने क्या क्या गलत हो। जब उसने तुमसे पहली बार झूठ बोला तो तुमको ये नहीं लगा कि ये पहला झूठ है, तुम्हें ये लगा न जाने वो कब से हमसे झूठ बोल रही। हो सकता है कि ये उसका पहला झूठ हो सकता है कि वो तुमसे बहुत समय से झूठ बोल रही है जो तुमको आज पकड़ में आया। इसका मतलब जब भी मिसस्टेटमेंट मिलते हैं तो सबसे पहले ऑडिटर को ये नहीं देखना चाहिए कि इसे कैसे रिपोर्ट करूं, उससे पहले ये देखना चाहिए कि क्या मुझे अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान बदलने की जरूरत है, क्या कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे पता नहीं है, क्या मैं कंपनी को बहुत अच्छा और आसान और सामान्य समझ रहा था लेकिन मालूम पड़ा ये तो बहुत चालाक निकली। तो सबसे पहले जब भी आपको मिसस्टेटमेंट मिलते हैं, यू शुड रिवाइज योर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्रोसीजर्स इफ नेचर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट की और भी गलतियां हो सकती। तो ऐसे कुछ गलतियां देख के आपको लगेगा कि यार और नहीं होंगी, ये वन ऑफ एरर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और जब आपको लगता है नहीं यार ये गलती और ऐसी और भी हो सकती है, और वो इतनी हो सकती है कि वो सब मटेरियल हो सकती है, मतलब हमने जो ढूंढी और जो हमको लग रहा है और हो सकती है वो मिला के मटीरियल हो सकती है। कितनी मटीरियल? जो मटीरियलिटी लेवल ऐसे 320 में दिया गया उसकी, तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देखो यार हमें ना ये डेप्रिसिएशन की गलती मिली है कि यहाँ पे एसेट को डेप्रिशिएट किया गया है जिस दिन वो पुट टू यूज हुआ है, जबकि डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था जिस दिन से वो रेडी टू यूज हुआ है। तो आप एक काम करो, एक बार जितनी एसेट आपने साल भर में खरीदी है ना सारी चेक कर लो और देख लो कि कहीं भी ऐसी गलती तो नहीं हुई है। तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि वो क्लास ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन बैलेंस को चेक कर लो, प्रोसीजर लगा के उसमें जितनी गलतियां हैं सब निकाल लो और उसको सही कर दो। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्त, उज्जवल का उजाला भी हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाके मैनेजमेंट को बोलना है भाई इसे एडजस्ट कर दो। एक चीज समझना दोस्तों, हम ऑडिटर है, रिपोर्टर नहीं है इंडिया टीवी के, ना ही सनसनी के रिपोर्टर है जिसे ऐसे बोलना है हमने सबसे पहले ये गलती ढूंढी थी, हमें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। गलती मिले मैनेजमेंट को बताओ, सही कर दे, रिपोर्ट में कुछ भी मत बताना हमने ढूंढा सही किया, बस बोल दो सब सही है। इस पर्टिकुलर रीजन से दोस्तों आप एक चीज समझिए, हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे भाई ऐसी सारी गलतियां ढूंढ लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट करना है वो कर, और अगर मैनेजमेंट ये परफॉर्म कर देता है तो बस हम चेक कर लेंगे कि क्या उसने जो जो एडजस्टमेंट किए हैं वो सारे मिसस्टेटमेंट को एडजस्ट कर दिए, यानी कहानी बिना क्लाइमैक्स के खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कब करना है? टाइमली बेसिस पे। टाइमली बेसिस क्या होता है? फ्रॉड अगर ऑनगोइंग है तो इमीडिएट कम्युनिकेट, ताकि मैनेजमेंट उसे रोक सके। कई बार ऐसा भी होता है लॉ डिफाइन करता है कितने समय में कम्युनिकेट करना है, जैसे फ्रॉड पता पड़ता है तो लॉ ने बोला आपको इमीडिएटली 2 दिन के अंदर अंदर मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी गवर्निंग बॉडी को बताना, 60 डेज में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है बड़ा फ्रॉड, तो लॉ पे भी डिपेंड कर सकता है। तो टाइमली से क्या होएगा, मैनेजमेंट इसे करेक्ट भी कर पाएगा और ऑडिटर को अपडेट भी कर पाएगा, इसका क्या। पर कहानी में क्लाइमैक्स तब आएगा जब आपने गलतियां बताई पर मैनेजमेंट ने वो सारी या कुछ गलतियां सही करने से मना कर। हम पूछेंगे क्यों मना कर रहे हैं? हो सकता है मैनेजमेंट आपकी गलतियों से सहमत नहीं हो और बोल रहा है कि गलती है ही नहीं, सही है। तो हम उसको समझने के बाद देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सही है, जो हम सोच रहे थे वो सही है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनली सही है या गलत। तो ये हम फाइनली डिसाइड करेंगे। अब हमें लगता है कि नहीं यार गलती है, यूएम मतलब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, हम देखेंगे क्या ये गलतियां अपने आप में मटेरियल है भी या नहीं है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मटेरियल है। मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट से ही नहीं देखी जाती है, अमाउंट के साथ साथ नेचर और सर्कमस्टेंस पे भी डिपेंड होती है। जैसे नॉर्मली आप एक चीज समझो, कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो उसके लिए 100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी के लिए 1 लाख के प्रॉफिट एकदम एक्सपेंस मटेरियल नॉर्मली नहीं होता।
पर अगर उस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ही 80,000 है और 1 लाख रुपए का अगर आपने कोई इनकम गलत बुक कर रखा है तो उसके प्रॉफिट से वो लॉस में चली जाएगी। एक कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जा रही है तो ये तो मटेरियल मैटर है। तो इसके लिए कई बार साइज की बजाय नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या सरकमस्टांस किसी पर्टिकुलर चीज को मटेरियल बना देते। जब भी मटेरियल देखो तो आप ये भी देखना कि ये गलती कितने सालों से चली आ रही है और इससे क्या पिछले सालों में भी कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, क्या प्रायर पीरियड आइटम वो कोई, क्या फिर कंक्लूड करना हो मटेरियल है या। अब अगर आपको लगता है कि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अपने आप में मटेरियल है साइज, नेचर या सरकमस्टांस या किसी भी बेसिस पे, तो फिर आप क्या करेंगे, TCWG को बोलोगे कि यार प्लीज इसे करेक्ट करवा दो। और अगर TCWG मना कर दे तो हम हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे। कैसे, ये बता के कि ये गलती कितने सालों से चली आ रही है और इसका इस साल और पिछले सालों पे क्या इफेक्ट। एक मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेना अगर मैनेजमेंट कोई मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है मैनेजमेंट बोले कि ये इममटीरियल है इसलिए हम करेक्ट नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे ठीक है लिख के दे दो आपके हिसाब से इममटीरियल, पर जो भी है हम रिपोर्ट लेंगे। कोई भी आपको मिसस्टेटमेंट मिला है तो प्लीज डॉक्यूमेंट अच्छे से करना उसको, क्यों, क्योंकि आपके ऊपर बाद में उंगलियां उठ सकती है क्योंकि आप बता रहे हो कंपनी ने कुछ गलत किया। तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जिन्हें आपने ट्रिवियल मान के इग्नोर किया है वो भी लिखना, जो आपने एक्यूमुलेट किए हैं करेक्ट हुए या नहीं वो भी लिखना, और जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है इसलिए आपने ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करी है, ये कैसे माना है मटेरियल है ये भी लिखना। ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना। तो आपके बस्ते में वर्किंग पेपर की फाइल में ये सारी चीज़ें आएंगी और ये आपका एक और ऐसे स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है, ऐसे 450। 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। गोइंग कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर 7 अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। फाइव 500 सीरीज में 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है। कई बार हम किन्हीं चीजों पर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे दोस्तों, अरे मेरे इंटर के बच्चों जवाब दो। आपने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट क्या आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड्स हुए हैं इस साल में जो आपके नॉलेज में है। मैनेजमेंट ने बोला नहीं कोई फ्रॉड्स नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट के इस वर्बल एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाइड हैं और ये पर्याप्त है आपके लिए। नहीं तो क्या करोगे आप। और दूसरा सवाल, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं हुए फ्रॉड्स तो क्या आप मान जाएंगे कोई फ्रॉड्स नहीं हुए और आगे बढ़ जाएंगे अगला एरिया चेक करेंगे। दो सवालों के जवाब दीजिए। पहला, मैनेजमेंट के वर्बल एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है क्या। दूसरा, उसके बेसिस पे क्या आप कंक्लूड कर दोगे नो फ्रॉड्स है या कुछ और करोगे। बोलो। तो बच्चे घबराते बहुत है, बोले गलत हो जाएगा, गलत होता है तो आंसर विड्रॉ करते हैं। डरने का नहीं बेटा, अपने आपस की बात। यहां गलत हो जाएगा चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो कैसा है ना दोस्तों, मैनेजमेंट अगर आपको कोई चीज ओरली बोल रहा है तो वो पर्याप्त ही नहीं, आपको राइटिंग में तो लेना ही है।
इसीलिए तो स्टैंडर्ड का नाम ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन करता है। तो यह राइटिंग में तो लेना ही पड़ेगा अपने को, बेयर मिनिमम ही। ओरल तो चलना ही नहीं है। 1 नो, सेकेंड हम मैनेजमेंट को बोलेंगे लिख के दे, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैनेजमेंट अगर आपको लिख के देते तो क्या ये आपके लिए सफिशिएंट है? नहीं। स्टैंडर्ड कहता है कि मैनेजमेंट से राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन लेना अपने आप में ऑडिट एविडेंस है, लेकिन वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो और वो जो बोल रहा है उसे मान के आप कंक्लूड कर रहे हो, तो फिर ऑडिट कराने का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि फिर हर चीज पे रिप्रेजेंटेशन ले लो और ऑडिट कर दो। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑडिटर क्रिटिकल असेसमेंट करता है, जब तक खुद क्रॉस चेक नहीं करे तब तक मानता नहीं, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड कहता है कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो आप कहेंगे कि फिर हमें मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेने से फायदा ही क्या हो रहा है अगर वो अपने आप में ऑडिट एविडेंस नहीं है? तो बेटा मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑडिट एविडेंस नहीं है, मैंने कहा वो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं है। इट इज एट बेस्ट अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। वो हमारे लिए कोरोबरेटिव शब्द का मतलब होता है सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। तो ये हमारे लिए एक सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये लेने से जो मैनेजमेंट ने वर्बली हमें चीजें समझाई है, क्योंकि इंक्वायरी मैनेजमेंट से करना अपने आप में एक बहुत ही कॉमन और बड़ा ऑडिट प्रोसीजर है। तो वो इंक्वायरी से हम ज्यादा सेटिस्फाई तभी होंगे जब वो उसे राइटिंग में हमें कंफर्म करके देगा। तो जब आप राइटिंग में मैनेजमेंट को कोई चीज कंफर्म करने को देते हो तो वो उसे और ज्यादा सीरियसली रीअसेस करके प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करेगा। तो इस कारण से ये स्टैंडर्ड बनाया गया है जो कहता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको मैनेजमेंट से लेने का। So written representation is a statement by management provided to confirm on certain matters or to support any other audit evidence। यानी कि कोई हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है उसे सपोर्ट करने के लिए या कोई चीज पे कंफर्मेशन लेने के लिए। ध्यान रखना, जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ रही है, बुक्स में ऑलरेडी है, रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है, वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो आप उनसे इंक्वायरी करके पूछ रहे हो वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं? ओ यस, ये अपने आप में ऑडिट एविडेंस है। जैसे इंक्वायरी का रिस्पॉन्स है वैसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी। नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मना करता है, नहीं देता है, तो ये अलर्ट कर देगा ऑडिटर को, कुछ तो गड़बड़ है दया, जाओ चेक करो। रिटर्न बेटर। क्या राइटिंग वाले एविडेंसेस बेहतर होंगे ओरल एविडेंसेस से? ऑफ कोर्स, इससे क्वालिटी बेहतर होगी रिप्रेजेंटेशन की, पर ये अपने आप में सही नहीं है, सिर्फ ऑडिट एविडेंस है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट ने आपको रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया है, इससे आपके दूसरे ऑडिट एविडेंस जो आपको लेना है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो तो आपको लेना ही है, ये एक एडिशनल ऑडिट एविडेंस है। तो ये स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहाँ लेना है, सपोर्टिंग फॉर्म में लेना है, कैसे लेना है, और मैनेजमेंट मना कर दे देने से तो आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड है। तो सबसे पहला सवाल, आपको किससे लेना है, मैनेजमेंट या TCWG? तो जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज रखते हैं या जो बनाने में जिम्मेदार रहे हैं उनसे ले सकते हो। तो इट कुड बी मैनेजमेंट, इट कुड बी गवर्निंग बॉडी अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कोई मदद की है, कंपनी के लॉयर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एक्सपर्ट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मददगार है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, किसी से भी रिप्रेजेंटेशन लिया जा सकता है। स्टैंडर्ड कहता है कि एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है आप। ये क्या है बेसिकली? दिस इज बेसिकली अ रिकन्फर्मेशन ऑफ ऑडिट प्रेमाइस। हमने ऑडिट प्रेमाइस पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है कि हम मैनेजमेंट को बोलते हैं भाई ये ऑडिट का एक असम्पशन है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बनाने की, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने की, फ्रॉड्स और एरर्स को प्रिवेंट करने की, डिटेक्ट करने की, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी, प्लस हमें इंफॉर्मेशन देने की, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की, यानी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क बनाना, ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी।
किसकी जिम्मेदारी है ये दोनों? मैनेजमेंट की। ऐसा आप मैनेजमेंट से वचन लेते हो कि मैनेजमेंट मुझे वचन दो, जब ऑडिट शुरू होता है। और जब ऑडिट कंप्लीट होता है तो हम मैनेजमेंट से वापस से राइटिंग में कंफर्मेशन लेते हैं कि मैनेजमेंट आपने अपना ये वचन निभाया है, जो वादा किया है वो निभाया या नहीं। ये अपन आखिरी में ऑडिट खत्म हो रहा है तो उस पर कंफर्मेशन ले रहे हैं। इसे बोलते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जिम्मेदारी था प्रिपेयर करने का, तो आपने एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। फेयर प्रेजेंटेशन था तो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए बनाया। आपको जानकारी है प्रोसेस की जो एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो किया है, बिजनेस के लिए फॉलो किया। कहीं अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व है तो हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली इंजीनियर, इंटरनल काउंसिल। जब मैनेजमेंट अपना रिप्रेजेंटेशन देगा तो उसमें कई बार वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ। ये ऑडिटर को रीजनेबल माना जा सकता है अगर उसे लगता है कि ये एक नॉलेजेबल पर्सन दे रहा है, तो इस तरह के डिस्क्लेमर्स चलते हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है भाई मैं ये तो नहीं बोलूंगा 100% एक्यूरेट है, मैं बोलूंगा मेरी जितनी जानकारी के अनुसार था उतने के अनुसार एक्यूरेट है, लेंगे चलेगा। और ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कि मैनेजमेंट आप ये कंफर्म करो कि आपने सब इंक्वायरी करके प्रॉपर हमें ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, बिना पूछे नहीं। तो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क। प्लस एक और चाहिए कि मैनेजमेंट ने हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑडिट के लिए जो जरूरी है दी। इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज अग्रीड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट SA 210, और सारे ट्रांजैक्शन को उसने रिकॉर्ड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सवाल उठता है कि यार मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, अगर शुरू में अपन ने मैनेजमेंट से प्रॉमिस ले ही ली थी कि भैया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि भैया उसने अपनी जिम्मेदारियां समझी है और निभाई है, और ये ज्यादा जरूरी हो जाएगा, इट विल बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है इवन मोर इम्पॉर्टेंट मतलब इन्हीं केस में लेना, इन केस में तो और ज्यादा जरूरी है जब लोग बदल गए। एंगेजमेंट हम किसी और से डिस्कस हुई थी। कई बार ऐसा होता है एंगेजमेंट लेटर पिछले साल लिया था, इस साल लिया ही नहीं। चेंज हो सर्कमस्टांसेस में इतने बदल गए कि पहले ऑडिटर की लाइबिलिटी बहुत कम थी, अब बहुत बढ़ गई है, तो हमने सोचा कंफर्मेशन ले लें। या हमें लग रहा है कि यार जो एंगेजमेंट लेटर में चीज़ें थी ना उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इसलिए हमें डर है कि मैनेजमेंट शायद कुछ चीज़ों को समझ नहीं रहा है प्रॉपरली। इससे अच्छा है कि उससे राइटिंग में कंफर्म कर लो, ताकि बाद में वो ये नहीं बोले कि अरे हमको तो मालूम ही नहीं था कि हमारी जिम्मेदारी है एस्टिमेट लेके प्रोविजन बनाना। ये पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो ऐसे 580 आपको बोलता है लेना है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के ऊपर। इसके अलावा दूसरे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको जो लेने आप ले सकते हो, कोई ऑडिट एविडेंस के रूप में, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के रूप में, या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसके रूप में। जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उस पर ले लो। ये जो मैटर्स हैं क्या ये एज पर फ्रेमवर्क बने या नहीं, जैसे कि असेट्स लाइबिलिटी का करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन, कोई गिरवी रखे एसेट आपने तो बता दिया हमें, एक्चुअल कंटिजेंट लाइबिलिटी सारी इन्फॉर्म कर दी है, कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो बता दिया। ये सब चीज़ों के ऊपर हो सकता है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने की जरूरत। प्लस जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को देना चाहिए थी वो सब दे दी है, जैसे कोई कंट्रोल की डेफिशिएंसी और ये सब। स्टैंडर्ड कहता है इसके अलावा ये कुछ एरियाज है जिन पर भी आप मैनेजमेंट से अलग से रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, जैसे कि जजमेंट वाले एरियाज में या जहां पे मैनेजमेंट के इंटेंशन के ऊपर चीजें डिपेंडेंट है, वहां पे ऑडिटर को क्या करना होगा। हमें एग्जाम्पल से समझाता हूं तो रिलेट कर। जैसे
कंपनी ने कोई एक एसेट खरीदी है रिसर्च के लिए जिसकी लाइफ 5 साल भी हो सकती है और 10 साल भी हो सकती है। जैसे आपको याद है मैंने एक किंगफिशर का एग्जाम्पल लिया, आईपीएल में जो टीम्स खरीदी गई थी उसकी कोलकाता नाइट राइडर ने लाइफ मानी थी, बीसीसीआई को 75 करोड़ दिए थे तो कोलकाता नाइट राइडर टीम उनको मिली थी, उसकी लाइफ 10 साल मानी थी। किंगफिशर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खरीदी थी, उसकी लाइफ 50 ईयर्स मानी थी। क्यों? क्योंकि एज पर लॉ आपकी फ्रेंचाइजी लाइफ टर्म आपकी, अब आपने लाइफ 10 साल या 50 साल मानी है तो आपका डिसीजन किस पर बेस्ड है? तो ये जजमेंट को आपने मैनेजमेंट से कंफर्म किया होगा, तो मैनेजमेंट ने जो चीज़ें बोली होगी उसको आप राइटिंग में ले सकते हो। उसमें आप क्या पूछ सकते हो? तो जैसे पहला, मैनेजमेंट की आप पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो कि यार पास्ट में मैनेजमेंट ने जब भी ऐसे जजमेंट लिए हैं क्या वो सही हुए हैं या नहीं, क्यों 50 ईयर्स माना है और क्यों 10 ईयर्स नहीं माना है, क्या वो जेन्युइन है या वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में? क्या आपको लगता है 50 साल तक आप चला पाओगे? क्या कोई ऐसी दूसरी इंफॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस या कमी है जिससे लग रहा है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो गलत है? तो आप इन चीज़ों पे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं जिससे आप और श्योर हो जाओगे कि ठीक है मैनेजमेंट का जजमेंट अपने आप में सही भी है और हमने उससे राइटिंग में कंफर्म भी करा लिया। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल में किंगफिशर मालिया जी प्रूव कर पाए थे कि भैया देखो हमने रिलायंस ने भले या कोलकाता नाइट राइडर ने भले 10 साल लिया है पर हम 50 ले रहे तो वो गलत क्यों है, क्यों नहीं है, हमने क्या गलत किया? क्रिकेट अपने आप में भारत में 100 साल प्लस से चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट और ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये आईपीएल 20 ओवर्स का है तो ये और ज़्यादा पॉपुलर है और लंबा चले। इंटरनेशनली भी ऐसी चीज़ें चलती है जैसे फुटबॉल प्रीमियर लीग वगैरह कई समय से। हमने बोला आप एक राइटिंग में ये सब चीज़ें कंफर्म करो कि आपने क्यों 50 ईयर्स मानी है लाइफ, आप कैसे प्रूव कर रहे हो आपका इंटेंशन जो आप यूज़ कर रहे हो ये फॉलो होगा, आप इसे 50 साल तक यूज़ कर पाओगे, आपका बिजनेस 50 साल तक आप चलाने की इच्छा रखते हो। yes. तो जजमेंट के ऊपर आप असर्शन ले सकते हो, नंबर 1। सेकेंड, टू सपोर्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट और इंटेंट ऑन कंप्लीटनेस ऑफ अ स्पेसिफिक असर्शन। कहीं पे आपको डाउट है कि मैनेजमेंट ने आपको सारी चीजें बताई है या नहीं, तो आप उस पर भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, कंप्लीटनेस असर्शन, कि मैनेजमेंट आपके और कोई एसेट्स नहीं है जो आपने छुपाई है, हमें सारी बता दी, कोई लोन आपका ऐसा नहीं है जो आपने लिया और हमें बताया नहीं। सत्यम के केस में यही हुआ था, बहुत सारे लोन ले लिए थे मैनेजमेंट। कोई इंटेंशन आपको लग रहा है जो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा, करंट नॉन करंट, तो ये सब पे भी आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कब लेना चाहिए? पैसा कहते हैं लेटर द बेटर, पर ऑडिट रिपोर्ट की डेट से बाद में नहीं, क्योंकि रिपोर्ट देने के बाद आप कोई एविडेंस गैदर नहीं करोगे। इनफैक्ट सारे एविडेंस पहले लो फिर रिपोर्ट दो, तो जितना लेट हो उतना अच्छा है, बट रिपोर्ट के बाद नहीं। लेट अच्छा क्यों होता है? वाई इज लेटर द बेटर? क्योंकि आप मैनेजमेंट से उतने ज्यादा पीरियड पे कंफर्मेशन ले लोगे ना। भाई आपने दिसंबर में ही रिप्रेजेंटेशन ले लिया तो जन फेब मार्च के बारे में तो आया ही नहीं, तो फिर आपको एक और रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेना है? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पूरे पीरियड का। जैसे प्रायर ईयर फिगर्स पे भी ले सकते हैं क्या कंपेरेटिव, तो आप बोल सकते हो कंपेरेटिव सही है यार। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप बोलते हो मैनेजमेंट आप फुल ईयर पे रिप्रेजेंटेशन दोगे, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साल भर में आपके पास कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इंटरनल कंट्रोल की कोई वीकनेस पता नहीं पड़ी, ऐसा ले। अब हो सकता है साल के दौरान मैनेजमेंट चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो नया मैनेजमेंट आया हमारी कंपनी में, जैसे उदाहरण बताता हूँ बढ़िया, आइलैंड एफएस कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी जिसमें फ्रॉड हुआ। जब वो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ आइलैंड एफएस का, तो सरकार ने वहां के पूरे स्टाफ को हटा के अपना नया स्टाफ भेज दिया। लेट्स से ये हरकत हुई अगस्त महीने में, अगस्त से मार्च तक नया स्टाफ काम किया, नए डायरेक्टर, सब कुछ नया। जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने आखिरी में मैनेजमेंट को बोला कि प्लीज कंफर्म करिए कि साल भर में आपने हमें जो भी फ्रॉड हुए हैं उसकी जानकारी दी थी। मैनेजमेंट बोल रहा है भाई हम अगस्त से आए तो हम अगस्त से मार्च तक के ऊपर कंफर्मेशन दे सकते हैं, उससे पहले का नहीं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम बोलेंगे भैया आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं वो साल भर के बन रहे हैं, उस पर आप साइन कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रीवियस पीरियड में भले ही आप नहीं थे तो आप अपने प्रीवियस डायरेक्टर से वो जानकारी लो, रिकॉर्ड से देखो और कंफर्म करो कि उसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है।
तो हमें रिप्रेजेंटेशन आप जब से आए हो तब से नहीं, जिस पीरियड का ऑडिट हो रहा है उस पूरे पीरियड के लिए चाहिए। तो जब करंट मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं था ड्यूरिंग ऑल पीरियड रेफर्ड टू इन द रिपोर्ट, इस फैक्ट से उनकी जिम्मेदारी की कोई कमी नहीं होती। दिस डज नॉट डिमिनिश सच पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटर टू रिक्वेस्ट फ्रॉम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द रेलिवेंट पीरियड विल एग्जिस्ट। तो हमें पूरे पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। नेक्स्ट, आगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो मैनेजमेंट इसे एज अ लेटर एड्रेस टू ऑडिटर के फॉर्म में देता है। अगर लॉ और रेगुलेशन में कहीं ऐसा बोला है कि कुछ मैटर्स पे डायरेक्टर को अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देना होगा या वेबसाइट पे देना होगा, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो और मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसे बोलते हैं 4.8 नंबर पॉइंट में, इसे बोलते हैं डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अगर डाउट है तो ऑडिटर क्या करेगा? तो देखो एक चीज समझो, अगर मैनेजमेंट की दी हुई बातों पे तुमको डाउट हो रहा है तो तुम्हें उसकी इंटीग्रिटी, उसके एथिक्स पे डाउट हो रहा है। ये कब होएगा? जब या तो तुम्हें डाउट है कि मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है जो मांग रहे हो, या इनकंसिस्टेंसी आ रही है, मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है पर आपके दूसरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बात कुछ और है। जब भी आपको उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट होता है ना दोस्तों, तो फिर आपको ये डाउट नहीं है कि उसके रिप्रेजेंटेशन गलत है, आपको लगेगा उस मैनेजमेंट ने हमें जो जो चीज़ें बताई है शायद सब गलत है। तो इसका इफेक्ट आपको इन जनरल आपके रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ऑडिट एविडेंस पे, और अगर ऐसा है तो आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ सकती है उन एरियाज से रिलेटेड। तो ये डिस्कशन है तुम्हारा डाउट अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो आपको अगर कंसर्न्स हैं उसकी कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी पे या इनकंसिस्टेंट यानी कि डिफरेंट एविडेंसेस मिले, तो आप इफेक्ट देखोगे उसका रिप्रेजेंटेशंस इन जनरल पे और ऑडिट एविडेंसेस इन जनरल पे, और आपको लग रहा है रिलायबल नहीं है तो फिर आपको रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी तुमको डेटा देने से अगर मना करेगा तो तुमको क्या डाउट होगा कि ये कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो बात है दया, कुछ तो बात। आपको इसकी इंटीग्रिटी रीवैल्यूएट करना होगी, आपको डाउट होएगा, प्लस जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया उसकी भी रिलायबिलिटी पे डाउट होगा, ऑडिट एविडेंस पे भी डाउट होगा, तो आपको वापस से रिपोर्ट पे एक्शन लेना है। सेम वही पॉइंट है जो पहले देखे थे, अगर रिप्रेजेंटेशन पे डाउट होगा तो भी और नहीं मिलेंगे तो। हालांकि ऐसे ने एक बात बोली है कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन लेना था, अगर वो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट नहीं दे रहा है तो फिर आप सिर्फ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे, आप क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन तो मस्ट है। अगर मैनेजमेंट ये बोल रहा है भैया मैं मेरी जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं हूँ आखिरी में ऑडिट में, तो फिर अपन कहाँ जिम्मेदारी ले ऑडिट की और इस पर रिपोर्ट दें? बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो हम बात ही नहीं करें। ये आपके 500 सीरीज के तीनों स्टैंडर्ड का डिस्कशन होता है, 560, 575, 80। चैप्टर 7 में नाउ वी आर लेफ्ट विद सम फ्यू अदर स्टैंडर्ड्स। इनफैक्ट 450 भी हमारे साथ में कवर हो गया इसके। अब हमारा जो बचता है दैट इज बेसिकली व्हाट 260 और 65 200 सीरीज के बचता है, ये कवर करेंगे। और फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे चैप्टर 8, जिसमें 700 सीरीज देखेंगे रिपोर्टिंग की कल। थैंक यू, बाय।